सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12 हिस्ट्री का फुल सिलेबस और अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ पहला चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अगर मैं आपको सही बताऊँ तो एंटायर हिस्ट्री आपकी ना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के मतलब आप समझो कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना कुछ आपको जानने को मिलेगा हमारे पास के बारे में। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि जब आप मेरी वीडियो से पढ़ने वाले हो ना हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर तो आप बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। तो ये मत समझना कि बोर होगे, बहुत लेंथी चैप्टर्स है, नो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है और हम बहुत बढ़िया तरीके से हिस्ट्री का फुल सिलेबस कवर करेंगे और हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगे 100 आउट ऑफ 100। तो कौन कौन मेरे भाई बहन रेडी है हिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, वो अपने नाम आज जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में सो दैट मैं आप सभी को भी जान पाऊं। एंड आई एम सिमरन सहानी, आपकी दीदी, और आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स मतलब हमें पता है ईंटें, बीड्स मतलब होती है मोती एंड बोन्स मतलब हड्डी। तो क्या मतलब है इस चैप्टर का, देखो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में भी काफी कुछ पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप कुछ भी कह सकते हो। बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है इंडस वैली के लोगों के बारे में, यानी कि वो लोग जो इंडस वैली के किनारे पे कौन से जमाने में रहते थे, बहुत जमाने पहले जो लोग रहा करते थे, जिनको हम बहुत ज्यादा आप समझो कि इतने पुराने जमाने की तुम सोच भी नहीं सकते और इतने एडवांस लोग थे ये पुराने जमाने के होते हुए भी कि जब पता चला कि यहाँ इंडिया में ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हैरान हो गया था। और जो है हमारी कंट्री के लिए ये बहुत ही आप मानो कि प्राउड की बात थी दैट यस हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो क्या पढ़ने वाले आज हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पे हम कहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, कहीं पे हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लास में अगर पूछा जाए या एग्जाम में आए कि क्यों हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं कभी इंडस वैली, तो मैं आपको उसका सच बताती हूँ। देखो बेसिकली तो यहाँ पे हम इंडस वैली के लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो लोग जो यहाँ इंडस नदी जो बहती है उसके किनारों पे रहा करते थे। अब आज के समय में तो हमारा ये पूरा का एरिया कौन सा आता है भाई, पुराने समय में पार्टीशन हुई तो पुराने जमाने में तो सब हमारा था। ठीक है, तो भैया पुराने जमाने के हिसाब से देखेंगे अगर हम तो ये एरिया देखो, ये एरिया से ये इंडस रिवर बहती हुई जा रही है। आज के समय पे अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान से इधर ये हमारा पूरा इंडिया का ये वाला एरिया जहाँ पे गुजरात आ रहा है, ये हमारा ये एरिया पंजाब साइड वाला इधर, इसके इधर वाला ये इधर कुछ एरिया जो है ये अफगानिस्तान का भी, यहाँ से इंडस रिवर बहती हुई आती है। आपको ब्लू कलर की इस मैप में बहुत ही ब्यूटीफुली शो कर रखी है ये इंडस वैली, ये रेड कलर से जो ये मार्क हो रखा है, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे ये इस एरिया में, इस बेल्ट में, इसको कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली के लोग। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, रहने के लोग। अब हम कौन है, हम इंडियन सिविलाइजेशन है, हम इंडिया के लोग हैं। हमारा खाने पीने की हैबिट्स हो गई, हमारा पहनावा हो गया, हमारी बोलचाल हो गई, हमारी लैंग्वेज हो गई, ये सब हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन बनाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीजों को मिला के बनती है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, उसका एकमात्र रीजन है वो ये है कि ये इंडस वैली के बहुत सारे शहर हैं, लगभग 12-13 शहरों के बारे में तो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बट हम उन्हें शहर नहीं कहेंगे, हम उन्हें साइट्स बोलेंगे, SITES साइट्स। तो भैया ये अलग अलग जो शहर है इंडस वैली के, इनमें से सबसे पहला शहर या साइट जिसके बारे में हमें पता चला था वो था हड़प्पा। ठीक है, बहुत एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है दयाराम साहनी जी, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हड़प्पा के। एक सील निकली थी, अभी वो सील भी मैं आपको दिखाऊंगी, और भी बहुत सारी सील्स निकलती हैं अब हड़प्पा में की खुदाई में से। तो जब ये सील्स निकल कर आए, और भी फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे हमारे, जैसे जॉन मार्शल कनिंगम जी, बहुत सारे अलग अलग हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है हड़प्पा में खुदाई करी और फिर हमारा ये ब्यूटीफुल पास्ट हमारे सामने आया। तो पहला शहर जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम हड़प्पा था, तो इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। वैसे अगर आप देखो तो इंडस वैली के बहुत सारे शहर हैं, उनमें से एक शहर है हड़प्पा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये था आपके चैप्टर का इंट्रो, सो दैट तुम्हें समझ में आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, कि क्यों इंडस वैली इज इक्वल टू हड़प्पन कल्चर या हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्योंकि गाइस पहला वाला जो साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, तो इसलिए नाम रख दिया हमने
हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो गाइस, एक बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट निकला था यहाँ पे जब खुदाई होनी शुरू हुई थी। हड़प्पा का एक सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट मतलब जब खुदाई होती है ना, आर्कियोलॉजिस्ट जाके खुदाई करते हैं एक जगह पे, तो जब खुदाई करने के बाद जो चीज़ बाहर निकल के आती हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था ये हड़प्पा की सील। ये देख सकते हो आप, ये इसकी सील है। ये ना स्टियाटाइट, ये देखो आप यहाँ पे लिखा है स्टियाटाइट नाम का एक स्टोन टाइप होता है, उस पर बनती है ये। तो वो बनने का प्रोसेस होता है एक अलग सा, उस पे बनी हुई होती है ये स्टियाटाइट पे। और ये देखो, ये एक ऐसी सील थी। अब इस पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं ना क ख ग घ ABCD हमारी है, वैसे इस पे कुछ लिखा हुआ है। बट ये जो कुछ भी इनकी लैंग्वेज है, इसको हम डिसाइफर आज तक नहीं कर पाए हैं। मतलब समझते हो, हमारे पास इनके बहुत सारे रिटर्न मटीरियल है, इनकी काफ़ी आप समझो कि कॉपीज़ हैं हमारे पास जिसमें होमवर्क हो रखा है इनका, बट हमें वो होमवर्क इनका पढ़ना नहीं आता है। क्यों भैया, क्यों नहीं पढ़ना आता है हमारे को? क्योंकि हमने इनकी लैंग्वेज को अभी डिसाइफर नहीं करा है। हर लैंग्वेज की ना लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो इसलिए हम हिंदी को समझ पाते हैं। जब तक आप किसी की लैंग्वेज की लिपि नहीं समझ पाओगे तब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे। तो हड़प्पा वालों की जो लिपि है इस लैंग्वेज की, वो हमें आज तक पता नहीं चली। अगर सोचो पता चल गई ना, तो ये बहुत डेंजर, बड़े अलग से मिस्टीरियस और इतने एडवांस लोग थे ये उस जमाने के कि हमारे को पता नहीं क्या कुछ जानने को मिल सकता है अगर हम इनकी लैंग्वेज डिसाइफर कर ले। बट अभी तक हम वो डिसाइफर नहीं कर पाए। डेंजर मैंने क्यों बोला भाई, बहुत ही एडवांस लोग थे उस जमाने में। भैया क्या इनके टाउन प्लानिंग चलती थी वहाँ, शहर की अगर आप नक्शा देख लोगे तो आप सोचोगे भाई क्या भैया, ये तो एडवांस शहर है बहुत। तो इसलिए मैंने आपको कहा क्या कि बड़े गजब के लोग थे ये, बट इनकी भाषा अभी तक हम नहीं पहचान पाए हैं। जो कुछ भी हमें हड़प्पा के बारे में पता चला ना, वो खुदाई करने के बाद जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह निकले उससे देख के हमने पता लगाया है। ये कुछ एनिमल सिंबल भी बना हुआ था। तो ये इस तरीके का जो है हड़प्पा की मतलब सील हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, बट लैंग्वेज इनकी अभी तक हमें नहीं पता। अब आगे की बात करते हैं, चलो ठीक है भाई। अब एक बात जान लो आप, जो ये हड़प्पा के जितने भी सिविलाइजेशन है, अब इस सब को ना जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं कह देते हैं हड़प्पा का कल्चर। ये जो कुछ भी जो है हड़प्पा से हमें खुदाई करने के बाद बाहर आया, जो हमारा सुंदर ब्यूटीफुल पास्ट, वो सबको हम हड़प्पा का कल्चर कहते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हड़प्पा कल्चर। अब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो एक बार कल्चर का मीनिंग समझ लो कि जब भी आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर वर्ड यूज करते हैं किसी चीज के आगे, तो वो क्यों कर रहे हैं अभी समझ लोगे, आगे तक आपको काम आएगा। ठीक है, देखो कल्चर बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्टाइल के फाउंड टुगेदर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कि तुमने एक साइट देखी, तुमने एक जगह देखी, तुम्हें लग रहा है यार यहाँ पे तो कुछ हिस्ट्री का बाहर आ सकता है, तुमने वहां करी खुदाई। ठीक है, उस खुदाई के दौरान वहां से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बाहर आए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, आप उसे कहोगे कि वो उस जगह का कल्चर है। जैसे कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग टाइप की चीजें धरती में से बाहर आई, जैसे कि बहुत सारे सील्स बाहर आए, बर्तन बाहर आए, बीड्स बाहर आए, मोती वगैरह बाहर निकले। और तभी हमने ब्रिक्स, बहुत सारी एक अलग टाइप के रेशियो की ये लोग ईंटें बनाते थे। वो आज के समय के ईंट के भट्टों वाली ऑरेंज वाली ईंट नहीं, इनकी एक बेग्ड अलग सी मड की ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स बाहर निकली। तो इतनी चीजों को देख के हमने क्या कहा कि ये हड़प्पा का कल्चर है। इनके कल्चर में क्या आते हैं, इनके ये बीड्स आते हैं जिसकी यहाँ फोटो आप यहाँ देख सकते हो, इनके बर्तन आते हैं, इनके पॉट्स आते हैं, इनके जो पत्थर आते हैं, उस सबको मिला के हमने क्या कहा कि भाई ये हड़प्पा का कल्चर है। तो कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर प्लेस से एक पीरियड ऑफ टाइम में बाहर आते हैं उनको हम उन जगह का कल्चर बोलते हैं। जैसे हड़प्पा के कल्चर में क्या क्या आता है, सील आती है, बीड्स आते हैं, वेट्स आते हैं, स्टोन आते हैं, ब्लेड, पता है आपको इनमें से एक फोटो आपको एग्जाम में आपके सर एनसीईआरटी में ब्लेड्स की दे रखी है कि ये लोग ना बड़े सुंदर सुंदर गहने बनाते थे, मालाएं बनाते थे, तो उसके लिए ये टूल्स भी यूज करते थे। और बेग ब्रिक्स, ठीक है, पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना आप टाइम पीरियड जानो तुम हैरान हो जाओगे कि ये कितनी पुरानी पहले ये अंग्रेज थे ना और बाहर की दुनिया पूरी की पूरी, इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्ट वाले, सुना है ना इजिप्ट के भैया पिरामिड वगैरह दिखते हैं, हम ऐसा माना जाता था कि यही सबसे पुराने हैं। बट जब यहाँ हड़प्पा के सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई तब जाके पूरे दुनिया को पता चला, हमें भी पता चला दैट वी इंडियंस, हम मोस्ट मतलब आप समझो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से हम लोग एक हैं। और अभी हाल फिलहाल में अगर आपको मैं बताऊं ना तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद हम इन लोगों से भी ज्यादा ओल्ड हैं। ठीक है, तो चलो भैया यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये BC और BCE का क्या होता है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपने जब आप 6th क्लास में थे तो आपने ये जरूर ऐसी टाइमलाइन पढ़ी होगी जिसमें इधर आता है BC और इधर आता है AD। BC मतलब होता था हमारा बिफोर क्राइस्ट,
याद है? जिसको याद है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जल्दी। और इसका मतलब था एनो डोमिनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता था बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले का, ये क्राइस्ट से जन्म के पहले की टाइमलाइन चलती थी, ये क्राइस्ट के बाद की, यानी कि एनो डोमिनी चलता था हमारा, ठीक है। तो यही चीज को अब हम क्या रेफर करते हैं, बीसी को हम कहते हैं बीसीई और एनो डोमिनी को हम कहते हैं सीई। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमने इसको नाम रख दिया बिफोर कॉमन एरा, रादर देन सेइंग बिफोर क्राइस्ट। अब हम लोग हिस्टोरिकली, हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अब ना इसको भी प्रेफर करा जाता है, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा, और ये आ जाता है गाइस कॉमन एरा, ठीक है। तो सब चलेगा बिल्कुल सेम, जैसे हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट और एडी, तब समझ में आ जाता था ना बीसी और एडी। तो आप यही मानो बीसी क्या है, अब बीसी बन गया बीसीई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की जगह आप बिफोर कॉमन एरा हम लोग पढ़ेंगे, और एडी क्या हो चुका है, कॉमन एरा। आज के समय पे हम कहाँ रह रहे हैं, हम कॉमन एरा में रह रहे हैं। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पता है कितनी पुरानी है, ये है 2600 बीसीई से 1900 बीसीई की। यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो कैसे चलती है हमारी ये टाइमलाइन, ये यहाँ से ऐसे आता रहता है, फिर ये आपका कॉमन एरा यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये 2600 बीसीई से जो है 1900 बीसीई तक चलती है अप्रोक्सीमेटली, हमारे अंदाजे। ऐसा थोड़ी है कि तुम सीधा कह दोगे जाके तुम डोरेमोन से टाइम मशीन लेके पीछे होकर आए हो, नहीं भाई, हमें अप्रोक्सीमेटली पता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये 2600 बीसीई से जो है 1900 बीसीई के दौरान की सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो हम काफी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको, ये देख लो। अब इसके बहुत सारे शहर हैं हड़प्पा के, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे ये जो हड़प्पा के अलग अलग शहर है ना उनके नाम एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आने वाले इन शहरों के नाम पे, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन स्प्रेड है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। पहली साइट डिस्कवर हुई थी हड़प्पा, बहुत सारी और साइट्स हैं, शहर है जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, और मोस्ट बहुत अलग अलग टाइप की इनकी साइट्स है। अब ये आप देख लो, इस मैप में कुछ साइट्स मार्क्ड, जैसे मोहनजोदारो मार्क्ड है, बालाकोट, छनदरो, नागेश्वर, ये कुछ मुझे याद हैं। मैं चाहती हूँ जितने भी साइट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं अभी तक और आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, चाहे चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद बताना, चाहे अभी याद है तो अभी सभी साइट्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट आपको वो क्रिस्टल क्लियर होके याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैप अलग अलग साइट्स का। अब शुरू करते हैं गाइस हम फाइनली अपने चैप्टर को। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है काफी लेंदी हो गया है, बट गाइस आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही तभी आएगा, आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग ही तभी लगेंगे जब आप जान पाओगे। तो आप समझ में आया दैट हम कितनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और अब जानते हैं इन हड़प्पा के लोगों के बारे में, भाई हड़प्पा वाले रहते कैसे थे। तो बिगिन करते हैं हम अपने चैप्टर को। अब ये जो हड़प्पा का टाइम पीरियड हमने पढ़ा है ना, इसको हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। देखो आप यहाँ पे इस चीज को भी देख लो, एग्जाम में इस पे भर भर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हड़प्पा का कल्चर है, मैंने आपको क्या कहा है कि ये चला था हमारा 2600 बीसीई से 1900 बीसीई का। ये वाले को मेजर हम लोग स्टडी करने वाले, इसको बोला जाता है मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इस जमाने में हड़प्पा अपनी ऊंचाइयों पर था। और जब भी मैं हड़प्पा बोल रही हूँ, मतलब एक हड़प्पा शहर से नहीं है, हड़प्पा मतलब इंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जमाना ऐसा था जिस समय हड़प्पा में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी, लोगों के घर ऐसे होते थे कि घरों में वॉशरूम है, 2-2 फ्लैट वाले डबल स्टोरी वाले जो घर होते थे, इनके फ्लैट वाले बड़ा अलग टाइप के इनके घर बने होते थे। टाउन प्लानिंग होती थी इनके, आगे आप पढ़ोगे अलग अलग। और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता, भाई उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे ये। और वहाँ नीचे हमारे साउथ इंडिया से गोल्ड भी आता था इनके यहाँ पे, समझ गए। तो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको हम एंटायर सिविलाइजेशन को 3 टाइम पीरियड में बांट देते हैं। एक आता है अर्ली हड़प्पन कल्चर। कल्चर मतलब आपको पता है ना, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये यूज कर रहे हैं। अर्ली हड़प्पन कल्चर 2600 बीसीई से पहले का है। यहाँ पे एडवांसमेंट लेवल ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करा जाता था। फिर आया ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो आया 2600 बीसीई से 1900 बीसीई का। ये बहुत एडवांस था, इंटरनेशनल ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर, सब ये लोग प्रैक्टिस करते थे। बेहतरीन घर, बेहतरीन मकान, बेहतरीन बिल्डिंग बनाते थे ये, ठीक है। फिर आता है लेट हड़प्पन कल्चर जो 1900 बीसीई के बाद का है। अब ये वाला लेट हड़प्पन कल्चर में ये लोग एंड होने लग गए थे, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। अब एंड कैसे हुई ये हमें जानकारी नहीं है, हमने अनुमान लगा रखी है इसलिए एंड होगी इसलिए। बट अभी हम एंड क्यों पढ़े, अभी हम पढ़ते हैं हमारा हड़प्पा कैसा था। तो चलो चलते हैं हम अपने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर पे।
तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर की। तो जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था वहाँ पे ज़्यादातर यानी कि 2600 BCE से भी पहले वाला कल्चर था, वहाँ पे हमारे को जब हमने उस लेवल पे खुदाई करी थी तो हमें कुछ पॉटरी मिली थी, यानी कि पॉट्स वगैरह ज़रूर मिले थे, मतलब बर्तन मिट्टी के लोग बनाते ज़रूर थे। तब भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ करता था, ठीक है। कौन कौन सी साइड से बुक में साइड दे रखी है जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, अर्ली हड़प्पन कल्चर यानी कि 2600 BCE से भी पहले भी। और पेस्ट्रोलिज्म मतलब विलेज टाइप, शहर नहीं थे उस ज़माने में, अर्ली हड़प्पन कल्चर में छोटे छोटे विलेज बने हुए थे और वहीं पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस कर लिया जाता था। सेटलमेंट्स वर स्मॉल इन साइज, हैड नो लार्ज बिल्डिंग। अर्ली हड़प्पन कल्चर में छोटी छोटी सेटलमेंट थी, छोटे छोटे मकान बने होंगे, मकान भी नहीं होंगे गाइस, विलेज में कच्चे कच्चे घर बन रखे होंगे इनके, ऐसे ईंट वाले घर उस ज़माने में नहीं थे। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में ईंटों के घर बनने शुरू हो गए थे। तो ये जो है हमारा ये अर्ली हड़प्पन कल्चर का जो नोट है, ये दो लाइनें हैं, अगर आप इन्हें लर्न कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब अबाउट अर्ली हड़प्पन कल्चर, तो आप ये लिख देना कि उस ज़माने में पॉटरी भी होती थी, एग्रीकल्चर भी होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, बहुत बहुत मीडियम लेवल पे, मतलब माइन्यूट लेवल पर होता था। और जो है पेस्ट्रोलिज्म ज़्यादातर प्रैक्टिस करते थे कि विलेज वगैरह होते थे और वहाँ एग्रीकल्चर और हंटिंग गैदरिंग करके खाने पीने का जुगाड़ कर लिया जाता था, ठीक है। द सेटलमेंट्स वर स्मॉल एंड नो लार्ज बिल्डिंग। इसका फीचर क्या है, सेटलमेंट बहुत छोटी हुआ करती थी, कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं होती थी, किसमें, अर्ली हड़प्पन कल्चर में। अब हम आ जाएंगे अपने मैच्योर हड़प्पन कल्चर में। अर्ली के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था आपको, अब पढ़ते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में और जानेंगे हड़प्पा के लोगों की। टॉपिक नंबर 2, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सब्सिस्टेंस मतलब खाना पीना, खाते क्या थे ये लोग, खाने के लिए मतलब कि क्या क्या सोर्सेस थी इनके पास। तो इनके पास गाइस प्लांट एंड एनिमल दोनों सोर्सेस हुआ करती थी। हड़प्पा के लोग वाइड नंबर ऑफ प्लांट भी खाते थे एंड एनिमल्स को अपने घर में भी रखते थे, डोमेस्टिकेट भी करते थे और खाते भी थे, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चला कि ये लोग खेती करते थे और ये लोग अनाज ग्रहण करते थे? तो भाई एक बार ना हमारे को एक चार्ड ग्रेन मिला, चार्ड मतलब काला बिल्कुल जला हुआ भुना हुआ हमारे को ना एक अनाज का दाना मिला, ठीक है। अब उस अनाज के दाने को जब आर्को बोटानिस्ट ने जो है पूरा का पूरा लैब में ले जाके टेस्ट करा तो उन्हें समझ में आ गया, अच्छा जी ये लोग तो फार्मिंग भी करते थे। तो हमारे को पता है दैट ये लोग बहुत सारे प्लांट्स उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, उनमें से कुछ का नाम याद रख लो, एग्जाम में सीधा 1 मार्कर में आएगा। एंड क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको 1 मार्कर में बता रही हूँ वो सीधा आपको MCQ में देखेगा अपने एग्जाम में या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन में, तो उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये ग्रेन कौन कौन से उगाते थे, व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, बिलेट्स, ये उगाया करते थे। इवन हमें गुजरात में कई जगहों से मिलेट के भी पता चला है कि यहाँ पे मिलेट उगाया जाता था गुजरात में, इनके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो राइस यानी कि जो चावल है उगता था, चावल भी ये लोग खाते थे बट रेयर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें तो कैटल, शीप, बफेलो, पिग को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे, यानी कि घर में डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह रखते थे। एंड वाइल्ड एनिमल्स को ये खाते थे, जैसे कि डियर, बोर कौन सा एनिमल होता है किसी को पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। घड़ियाल, इसको ये हंट करते थे और खाया करते थे, डियर, बोर, घड़ियाल को। अब हंट करने के लिए हमें नहीं पता कि ये लोग खुद हंट करने जाते थे या कोई हंटिंग कम्युनिटी से ये खरीदते थे, क्योंकि ये लोग ना सिविलाइज लोग हैं। अब जरूरी थोड़ी हर कोई हंटिंग करने जाता होगा फॉरेस्ट के अंदर, कहाँ भैया ये तो काम करते थे, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, इनके अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ मोती वगैरह ये लोग बनाते थे। अब हमें पक्का नहीं पता है कि जो लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया घरों में रहते थे बेग ब्रिक के बने हुए, ये लोग खुद जाके हंटिंग करते थे या फिर कोई हंटिंग कम्युनिटी होगी, यानी कि गांव में या फॉरेस्ट में जहाँ पे हंटर्स रहते होंगे वो हंट करते होंगे और ये उनसे खरीद लेते होंगे बाटा सिस्टम के थ्रू। ये इतनी हमें नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये लोग वाइल्ड एनिमल कंज्यूम करते थे। और फाउल, क्योंकि इंडस रिवर बहती हुई जा रही थी, नदी में तो मछली होगी ही, तो ये फाउल फिश को जरूर खाते थे। तो खाने पीने की पार्टी समझ में आ गई ना इनकी, ये भाई क्या खाते थे ये। तो बस भैया ये आपका जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी बताओ हड़प्पा के लोगों की, तो ये सब ये लोग खाते थे, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट। क्या मुश्किल लग रहा है आपको ये? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल है नहीं और बहुत ही जल्दी हम अपना इंटायर हिस्ट्री का सिलेबस ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करो हम, तो हमें बहुत पता है भैया ये बढ़िया एग्रीकल्चर करते थे। और हमें कैसे पता चला है, क्योंकि गाइस हमें बहुत सारी सील वो छोटी छोटी दिखाई ना मैंने आपको, वो सील के थ्रू और काफ़ी सारे टेराकोटा के स्कल्पचर मिले। नॉट टेराकोटा क्या होता है, एक टाइप की क्ले होती है, उससे ये लोग ना स्कल्पचर बनाते थे। ये देखो जैसे आप ये स्कल्पचर एक बना हुआ है,
अब हमारे को बहुत सारे टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं, टॉयज मिले हैं और जो है सील्स मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि इन लोगों को बुल के बारे में पता था और ऑक्सन के बारे में भी। जैसे आज के ज़माने में हमारे यहाँ पे गांव में खेतों में हल चलाया जाता है, सामने 2 ऑक्स होते हैं, हल जो है बांध दिया जाता है और पूरे खेत की जुताई होती है, वैसे ही ये लोग भी उस चीज़ से फेमिलियर हुए, इसलिए इन्होंने स्टार्ट करा होगा, हम आगे तक लेके आ रहे हैं चीज़ों को। तो हमें जो है पता चला है इनके काफ़ी सारे मॉडल्स के थ्रू, इन्होंने मॉडल बना रखे थे कि भाई ये लोग हल चलाते थे और ये लोग की मदद से ये लोग जो है खेत की जो है जुताई किया करते थे, यानी कि खेत में बीज बोया करते थे। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, हमें पक्का क्यों पता है भैया पक्के से, तो ये देखो ये एक टेराकोटा मॉडल है बुल का, तो यानी कि ये लोग बुल एनिमल से फेमिलियर थे और ये उनको फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो है हमारे को कुछ टेराकोटा मॉडल्स भी मिले हैं, मैंने आपको कहा टेराकोटा मॉडल मिल रहे हैं। तो चोलिस्तान से और बानावाली से जो 2 साइट्स है हरियाणा में, हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं और उससे हमें पता चल गया कि ये लोग फार्मिंग के लिए प्लॉ का ऑक्स का यूज़ करते थे। ठीक है, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड मिला है हमें राजस्थान में, अर्ली हड़प्पन कल्चर की है वो। प्लॉड फील्ड मतलब ऐसा खेत है वहाँ पे बीज बोए हुए हैं, उसकी हमें एविडेंस मिला है, कहाँ से, राजस्थान से मिला है, तो याद रखना। और कुछ एक ऐसी फील्ड्स भी हमें मिली है विद 2 सेट्स ऑफ फरोलैंड्स मीटिंग एट राइट एंगल, यानी कि गाइस ये लोग इतने एडवांस थे दैट ये लोग मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न भी प्रैक्टिस करते थे। हमें बहुत सारे ना ऐसे खेत मिले हैं जहाँ पे एक टाइम पे 2 क्रॉप उगाई जाती होंगी। कैसे है वो, जैसे कि 2 फरोज आ रहे हैं और वो राइट एंगल पे आके मीट करें। फरोज मतलब वो जिसमें जो है यहाँ पे क्रॉप उगती है ना, वो वाला एरिया। तो हमें काफ़ी सारे ऐसे खेत मिले हैं जहाँ पे 2 क्रॉप जो है ऐसे राइट एंगल पे आके मीट करी, इस वाले फरो में अलग क्रॉप, इस वाले फरो में अलग क्रॉप। तो भैया आज के ज़माने में हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये उस जमाने से कर रहे थे। तो ये कितने एडवांस थे आप खुद सोच लो। मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी ना उसके बाद यही लाइन रिपीट करती रहूंगी, कितने एडवांस थे, कितने एडवांस थे, क्योंकि है ये एडवांस, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बहुत सारे जो ये हड़प्पा की साइट्स है वहां से हमें टूल्स मिले अलग अलग। अब वो टूल्स को अभी हम पहचान नहीं पाया कि क्या टूल किस बुक में छोटे छोटे टूल्स बने हैं, और आपसे पूछोगे कि क्या आपको इनको देख के लग रहा है ये फार्मिंग में यूज आते होंगे। जैसे क्या ये लोग दराती यूज करते थे, वो जो प्रॉपर होती है ना हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब हमें काफ़ी चीज़ें मिली है जो मिलती जुलती हैं, बट अभी पक्का नहीं कर पाए हम टूल्स हमें बहुत सारे मिले हैं। अब देखो फार्मिंग में दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी ज़रूरी होती है वो होता है इरीगेशन, यानी कि पानी। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट जो है वो इंडस रिवर के किनारे पे है, तो पानी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, दिक्कत थी कुछ जगहों में, जैसे कि गुजरात के आसपास के जो एरियाज थे वहाँ पे, राजस्थान वाले एरियाज, और स्पेशली अफगानिस्तान तक हड़प्पन सिविलाइजेशन जा रही थी। तो वहाँ पे एक साइट थी जिसका नाम था शोरतुगाई। भैया अफगानिस्तान तक पानी कैसे पहुंचाओगे, वहां तो है पानी से की दिक्कत। तो भाई इन लोगों ने केनाल बना रखा था। केनाल क्या होता है, हमें लगता है भाई ब्रिटिशर्स देकर आए केनाल, ब्रिटिशर्स के बाद जमाने के बाद से ज्यादा केनाल सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ, भाई तब से है हमारे यहाँ पे केनाल। कब, शोरतुगाई में इन्होंने केनाल बना रखा था, इंडस रिवर से शोरतुगाई तक है। शोरतुगाई का है अफगानिस्तान में। तो हमें एक केनाल का पूरा स्ट्रक्चर मिला है कि भाई रिवर से केनाल बना रखा था अफगानिस्तान तक में। तो सोच लो भाई ये कितनी एडवांस है। और भी काफी केनाल होंगे जो इन्होंने बनाए होंगे, बट समय के साथ साथ केनाल के गड्ढे बना रखे होते, पूरा एक नहर, एक लहर चली जाए रिवर की तो वो भर चुके होंगे केनाल विद द रैवेजेस ऑफ टाइम। इतने पुराने जमानों की बात है, तो मिट्टी उनमें भर गई होगी तो बंद हो गए होंगे, बट बाकी केनाल्स भी इनके पास जरूर होंगे। ठीक है, अभी बाकी जगहों पे ज़्यादातर तो सब इंडस रिवर के पास में ही थी और सब ऐसे पानी वाले इलाके ही थे, अच्छे खासे वाटर टेबल रिचार्ज होगा जहाँ पे। तो ज़्यादातर हर जगहों पे कुएं लगे हुए थे इरिगेशन के लिए, जहाँ पर कुएं की फैसिलिटी नहीं हो सकती थी वहाँ कनाल था। और स्पेशली हमें गुजरात में, गुजरात की साइड को बोला जाता है ढोलावीरा, मैं ढोलावरी बोल देती हूँ उसको, ढोलावीरा। यहाँ से हमें वाटर रिजर्वॉयर मिला है टू स्टोर वाटर। जैसे बाउली होती है ना, बाउली कहाँ पे है बताना मेरे को। आप में से कोई किसी ने कभी बाउली देखी है तो बताना कमेंट सेक्शन में। देखो ये होती है ऐसे वाटर रिजर्वॉयर की, बारिश आए तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाए और उस पानी को यूज़ कर लिया जाता है। तो भाई गुजरात में बाउली मिली है, ये हड़प्पा के ज़माने की। तो आज समझ जाओ कि इन्होंने इरीगेशन के लिए एग्रीकल्चर अच्छे से लोग प्रैक्टिस करते थे, पानी का भी इन्होंने सिस्टम बनाया कर था, एंड एवरीथिंग वॉज, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने अपना सेट पूरा अपना सिस्टम बना रखा था। अब ये क्या है, बुक में फोटो सोर्स दे रखी है सैडल कर्न की। सैडल कर्न क्या होता है गाइस, सिलबट्टा, जिसमें घर में चटनी बनाई जाती है ना, तो ये लोग सिलबट्टा भी यूज़ करते थे। हमें इनके ऐसे टूल्स भी मिले जो घर के अंदर खाना बनाने के लिए यूज, बर्तन तो मिले ही हैं, ये भी मिला है हमारे को ग्राइंडर, जो मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, तो भाई ये सिलबट्टा ये लोग यूज़ करते थे। एक ऐसा रॉक था, ऊपर एक अलग रॉक होता था। 2 टाइप के सिलबट्टे हमें मिले, एक वो सिंपल वाला चटनी पीसने वाला, और एक जो वो उसके लिए होता है ना अदरक पीसने के लिए, चाय बनाते समय उसमें कटोरा सा होता है और ऊपर एक ऐसा
ऐसा वो छोटा सा डंडा सा होता है और उसको कूटते हैं हम अदरक को। तो दोनों टाइप के सैडल कर्न हमें मिले, एक हर्ब्स वाला और एक जो ये प्रॉपर जो है ना ग्रेन वाला होता है, दोनों सैडल कर्न हमें मिले हैं। यानी कि ये लोग जो है ऐसे इनके टेक्निक्स का भी यूज़ करते थे, ठीक है। अब गाइज आपको पता चल गया ये लोग खाते क्या थे, खाने के लिए लोग एग्रीकल्चर करते थे, इनकी रसोई में सिलबट्टा होता था, ये भी तुम्हें पता चल गया। टॉपिक 2 तक आपको यही पढ़ना था। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक 3 पे और हम जानेंगे हड़प्पा के शहरों के बारे में। मैंने आपको क्या कहा कि ये इंडस वैली का जो अर्ली कल्चर था उसमें सिर्फ गांव-गांव हुआ करते थे, पेस्टोरलिज्म ज़्यादातर फॉलो होता था। बट जब मेच्योर हड़प्पन कल्चर आया तो अर्बन प्लान्ड सिटीज़ बनने लगे, यानी कि शहर बनने लग गए इनके। ऐसे शहर होते थे इनके कि तुम देख के हैरान हो जाओगे। आप ये देखो, ये है मोहेंजोदारो का सीटाडेल, ये देख सकते हो आप। ये अगर आपको पिक्चर में क्लियर हो, आप खुद से अगर भी यूट्यूब पर या किसी जो गूगल पे आप सर्च करके देखना कि क्या ब्यूटीफुल हमें जितनी पता चली है इनके सिटीज़ के बारे में। ये देखो आप, ये इनका सीटाडेल है। क्या है ये इनका मोहेंजोदारो का सीटाडेल है। अभी आज इस चैप्टर में अब हम मोहेंजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। मोहेंजोदारो जो है इनका बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शहरों में से एक है। एक हड़प्पा सबसे ज़्यादा फेमस है, दूसरा मोहेंजोदारो। अभी तो ये पाकिस्तान में चले गए हैं, बट जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा ने का हमने डिस्कवर करा था, दूसरा का था मोहेंजोदारो। तो मैं एक फैक्ट बताती हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग बात है, बुक में तो नहीं है, कि भाई ये जो मोहेंजोदारो है ना, जब इसकी खुदाई हुई थी तो बहुत सारी हड्डी कंकाल वगैरह निकले थे, बहुत सारे स्केलेटन निकल रहे थे। तो हमने इसलिए इसका नाम रख दिया मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये मोहेंजोदारो का सीटाडेल है। तो ये जितने भी शहर होते थे इनके, सिर्फ मोहेंजोदारो नहीं गाइस, हर एक शहर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता था इन्होंने। एक होता था सीटाडेल, दूसरा होता था लोअर टाउन। अभी पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ इनका और हम दोनों को देखेंगे, लोअर टाउन को भी और सीटाडेल को भी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है सीटाडेल, ठीक है। अब ये सीटाडेल आप देख सकते हो कंपैरेटिवली लोअर टाउन से बहुत छोटा है। इसका एरिया कितना ज़्यादा और इसका एरिया कितना कम है कंपेयर करें अगर हम लोअर टाउन से। तो क्या चलता था इनके यहाँ पे, देखो ये जो सीटाडेल होता था, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती थी, कम्युनिटी वाली बिल्डिंग, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे जाएंगे। जैसे आप समझो कि हमारा आजकल हमारे शहर में क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ कॉलोनियाँ बनी होती है, जो मोहल्ले हैं, भैया लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और एक एरिया पास में होता है जहाँ पे ना पूरा एक वो हो गया, पोस्ट ऑफिस भी हो गया, बैंक भी हो गया, बाजार टाइप की जगह, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो भी हो जाएगा, कोई मॉल बन गया, कोई मल्टीप्लेक्स बन गया, पिक्चर हॉल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई जहाँ पे सब लोग जाते हैं। और एक पूरा ऐसा एरिया होता है जहाँ मोहल्ले है ज़्यादातर। तो ऐसा ही था हमारे यहाँ पे हड़प्पा के सभी शहरों के अंदर, स्पेशली मोहेंजोदारो का हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, कि ये इनके शहर डिवाइडेड होते थे बिटवीन सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल देखो आप ऐसा होता था, सीटाडेल छोटा होता था, बट जो है सीटाडेल में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें डली होती थी। ये जो सीटाडेल है ना, इसके चारों तरफ ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बता रखा है हमारे को, ऊंची ऊंची, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें डली होती थी। और इसको लोअर टाउन से दीवारों के थ्रू जो है सेपरेट करा गया था। वो एक मोहेंजोदारो मूवी आई थी, तुम्हें याद है? अगर याद हो तो, किसी बच्चे ने देखी हो तो, उसमें भी कुछ हमें बताया था, आई थिंक सो, जो है इससे रिलेटेड वही कि मोहेंजोदारो या फिर हर एक इनकी उसके अंदर ना सीटाडेल होता था, एक लोअर टाउन। सीटाडेल छोटा होता था, लोअर टाउन बहुत बड़ा होता था। लोअर टाउन में लोग रह के घर होते थे, लोग लोअर टाउन में रहा करते थे। सीटाडेल में जितनी भी बिल्डिंग बनी होती थी वो प्लेटफॉर्म पे बनी होती थी। प्लेटफॉर्म मतलब क्या, इतने बड़े बड़े ईंट के प्लेटफॉर्म बनाते थे, ढांचे बनाते थे, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती थी। और अभी जो है आज के ज़माने में जैसे हमारा क्या होता है, नींव जो होती है, फाउंडेशन जो होती है घर की, ज़मीन के अंदर डलती है ना। अब इनका क्या था कि कुछ फाउंडेशन ज़मीन के ऊपर भी रहती थी और उसके ऊपर ये लोग बिल्डिंग बनाते थे। तो सीटाडेल में हमें बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे बनी है जिनके इतने ऊंचे फाउंडेशन है और उसके बाद वो बिल्डिंग बनाई गई है। और लोअर टाउन क्या होता था, लोअर टाउन में लोगों के घर होते थे। अब लोअर टाउन में भी 4 दीवारी होती थी बाहर, मतलब कि फोर्टिफिकेशन, बट लोअर टाउन की दीवारें छोटी छोटी होती थी। ये सीटाडेल को तो जैसे किले होते हैं ना, किला बंद कर देते ऊंची ऊंची दीवारें लगा के, वैसे सीटाडेल बंद रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तुम्हें मैप के थ्रू बता दिया। अब जरा हम रिटन मटेरियल पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आने वाला है आपको। तो सीटाडेल का ऐसा होता था, स्मॉलर होता था बट हायर, क्योंकि सीटाडेल की जितनी भी इमारतें होती थी, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी और उनको प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अभी हमें कई सारे ऐसी इमारतें मिली है, उनके ऊपर का ढांचा तो टूट गया ऑब्वियसली रेवेजेस ऑफ टाइम के साथ, बट जो प्लेटफॉर्म है वो बचे हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये सब प्लेटफॉर्म है। ये देखो, ये जो इनमें, ये एक स्तूपा एरिया कहते हैं हम इसको। तो ये ऊपर से तो टूट गया है, बट देखो इसका प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है। तो सीटाडेल में स्मॉलर बिल्डिंग
सीताडेल स्मॉलर था बट बहुत हायर बिल्डिंग्स होती थी। बिल्डिंग्स वर मेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म पे बनता था। वॉल्ड सेपरेटेड फ्रॉम सेटलमेंट, पूरा ऊंची दीवारें डली हुई थी सिटाडेल के अराउंड जो उसे लोअर टाउन से सेपरेट करता था। ठीक है, अब लोअर टाउन की अगर हम बात करें, लोअर टाउन बहुत लार्जर था बट लोअर टाउन में लोगों के घर बने हुए थे, प्लेटफॉर्म बने होते थे, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होते थे। ठीक है, सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली कुछ बिल्डिंग तो लोअर टाउन की भी प्लेटफॉर्म पे होती थी, पर सिटाडेल की तो हर बिल्डिंग ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे थी। लोअर टाउन भी वॉल्ड था बट दीवारें काफ़ी नीचे को होती थी। सिटाडेल की दीवारें बहुत ऊंची हुआ करती थी। अभी अगर हम बात करें कि इनके जो ये घर वर बनते होंगे, जो इनकी फाउंडेशन डलती होगी इमारतें बनने के लिए, बिल्डिंग बनने के लिए, उसमें इतने ज़्यादा लेबर यानी मिस्त्री मजदूर लगते होंगे कि आप सोचो कि यहाँ पूरा आपको कुछ बता रखा है 4 मिलियन पर्सन पर डे लगते होंगे फाउंडेशन वगैरह को बनाने के लिए, ऐसा करके कि मतलब बहुत ज़्यादा मिस्त्री मजदूर पूरे काम जो लोग करते थे, पूरी टीम लगती होगी, इतने स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स लगती होगी, तब जाके ऐसी चीज़ें बनती होंगी। तो आप सोचो इनके यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर भी होता होगा। भैया एक ही शहर में थोड़ी इतनी पॉपुलेशन होगी जो इतनी बड़े बिल्डिंग बनाते कि नहीं, अलग अलग शहरों में लेबर्स जाते होंगे, फिर अलग अलग शहरों में वो जाके इन्हें बनाते होंगे। तो इनके यहाँ पे जो है माइग्रेशन भी होता होगा ये वाला। ठीक है, तो और ये एक चीज़ हमें इनके हर शहर को देख के पता चला, वो था सेटलमेंट वर फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। यानी कि जो भी आप शहर में इनके जाओगे ना, मतलब हम जा तो नहीं सकते, मतलब जो हमें पता चला है वो ये है कि जितने भी इनके शहर थे वो प्लान्ड सेटलमेंट में थे। प्लान्ड अभी आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों थे। देखो हर एक का सिटाडेल है, लोअर टाउन है, दीवार डली हुई है, प्लेटफॉर्म पे है, एक ही ब्रिक का साइज होता था इनका। हर एक बिल्डिंग जो बनेगी वो सेम ब्रिक से बनेगी। सेम ब्रिक मतलब उसका रेशियो ब्रिक का सेम होता था। पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो कॉमेंट में से ही सर्च कर लेना, चेक मैंने पेंड कर दिया कॉमेंट, सो दैट आपको भी कुछ खुद से भी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की। ठीक है, तो इनका एक पर्टिकुलर रेशियो रहता था ईंटों का, तो वो आप मुझे बताना। ठीक है, प्लेटफॉर्म फिक्स्ड होते थे बिल्डिंग के, तो बड़ा अलग से टाइप का इनका प्लान स्ट्रक्चर रहता था। अब हम जानते हैं गाइस, ये देखो आप यहाँ पे बेक्ड सन ड्राइड ब्रिक्स और स्टैंडर्ड रेशियो, तो रेशियो आप बता रहे हो कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट वाज लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। अब हम चलते हैं लोअर टाउन में। ठीक है, लोअर टाउन में ना बहुत बेहतरीन सिस्टम रहता था। वैसे मोहनजोदारो मतलब आप समझो सिटाडेल में भी ड्रेन्स होती थी, नालियाँ होती थी। मैं दोनों का ही बता देती हूँ आपको। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की ड्रेन्स के ऊपर। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का, जिसको जरूर ध्यान रखना आप हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए भी, अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो तो भी ये ड्रेन नालियों वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो इनकी बनी होती थी इंपॉर्टेंट है। तो इनका केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम होता था, यानी कि जो नालियाँ है, जो शहर का वेस्ट वाटर को ले जाने की जो नालियाँ होती थी वो प्लानिंग से बनती थी। ये देख सकते हो आप, ये हड़प्पा के ज़माने की एक नाली बनी हुई है। ये देख रहे हो आप, ये कैसे एक नाली एक किनारे से आ रही है और यहाँ 90 डिग्री पे आके ये दूसरी गली से एक नाली आ रही है, वो भी इसमें आके जुड़ गई है। और सब नालियाँ जाके एक कोने में बड़े टैंक में जाके मिल जाती थी। वहाँ पे सारा वेस्ट वाटर या वेस्टेज जो भी सीवेज होता था वो सब इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये दीवार सी है और दीवार के पीछे नाली जा रही है। तो इनका हर शहर में यही होता था कि पहले ड्रेन्स बनती थी, उसके बाद पूरी गलियाँ बनती थी। हर गली के पीछे एक नाली होती थी, हर घर के पीछे भी एक नाली होती थी जो वेस्ट वाटर को जो है कलेक्ट करके बाहर शहर के लेकर जाती थी। तो इतनी केयरफुली प्लान्ड होती थी इनकी नालियाँ भी। और आपको पता है इनकी नालियाँ ढकी भी होती थी, सेडिमेंटरी रॉक रखे होते थे, ऐसा पत्थर रखे होते थे बड़े बड़े रॉक्स का। हमारे यहाँ आज के ज़माने में भी अगर कोई कॉलोनी आप देखोगे तो वहाँ नालियाँ ढकी हुई नहीं होती हैं, इनकी नालियाँ भी ढकी हुई होती थी। तो इतना ज़्यादा ये लोग क्लेanलीनेस भी पसंद करते थे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते थे ये लोग। हर घर में टॉयलेट होता था इनके। हम आज के ज़माने में भी कहते हैं अपने यहाँ बहुत रूरल एरियाज़ में कि हर घर में जो है वॉशरूम ज़रूरी होना चाहिए। तो आप देखो ये लोगों को क्या तब से वो चीज़ें प्रैक्टिस होती है। तो दे हैड केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। लोअर टाउन में रोड्स एंड स्ट्रीट ग्रिड पैटर्न पे होते थे जो इंटरसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे। ग्रिड पैटर्न आपने देखा होगा, कभी गूगल मैप खोलकर देखना आपको ऐसे ग्रिड पैटर्न्स दिखेंगे, यानी कि ऐसे 90 डिग्री पे आके पूरे के पूरे शहरों की गलियां मीट कर रही होती है। तो सेम ग्रिड पैटर्न इनके यहाँ पे चलता था। स्ट्रीट विद ड्रेन्स मेड फर्स्ट देन हाउस। पहले पूरे के पूरा एक खाली इलाका है आप समझो, तो वहाँ पहले सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, फिर किसी का घर बनता था। हर घर के पीछे से एक नाली निकल के जाती थी। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्लो इनटू द स्ट्रीट। जितना भी गंदा पानी होता था वो नालियों में बहता था और वो नालियाँ कनेक्टेड थी पूरे शहर की और एक कोने में ले जाके पानी को डंप कर देती थी। एवरी हाउस हैड वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। जो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया ही है, ये देखो ये घर है तो घर के पीछे से एक पीछे नाली की तरफ की एक दीवार है, वहाँ से जो है पूरा सारा गंदा पानी चला जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके घरों की। ड्रेनेज के लिए इतना बहुत है। अब
टॉपिक नंबर 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अगर आप ये मेरी वीडियो से पढ़ने के बाद एक बार भी अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो आप कहोगे मुझे रीड भी नहीं करना पड़ा है, मुझे सब ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें हम तो लोअर टाउन जो है, मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मोहल्ले थे भैया, लोग रहते थे, घर बने हुए थे लोगों के। अब जो घर हैं उनको आप जान लो, जितने भी इनके घर होते थे भाई, ये लोग प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इन्हें नहीं पसंद था कि इनके घर में कोई ताका झाकी करे, तो ये लोग ना अपने घरों के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर होता था वहाँ कोई खिड़की नहीं लगाते थे कि भाई खिड़की में से कोई जा रहा है देखता हुआ चलता है, तो ये खिड़की लगाना प्रेफर नहीं करते थे, प्राइवेसी नहीं इतनी पसंद थी। और जो है जब भी कोई इनके घर में आता था तो ये घर का जो स्ट्रक्चर होता था, जो घर का पूरा वो आर्किटेक्ट बनाते हैं ना वो मैप, तो वो भी इनका ऐसा होता था कि भैया अगर कोई घर की एंट्रेंस पे आया है तो वो इनके घर के अंदर ना झाके, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे कई ऐसे घर बने होते हैं कि सीधा घर ड्राइंग रूम में खुल रहा है, फिर पीछे उधर से हमारे रूम भी दिख रहे हैं, नहीं, बट इन लोगों के घर कैसे होते थे, जैसे ही कोई घर में आया है तो वो घर के इस एरिया पे रुक जाता था और बीच में घर में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, एक आंगन होता था कि अगर कोई गेस्ट आया तो उसे आंगन में बिठा दो, और उस आंगन से, कोर्टयार्ड से कोई भी कमरा विजिबल नहीं था। हाँ, बट वॉशरूम की एक्सेस थी उस आंगन से, सो दैट उसको वॉशरूम जाना हो, पानी पीने जाना हो तो कुआं, हर घर में कुआं होता था, 700 कुएं मिले हमें मोहिंजोदारो से, तो कुआं होता था कि कोई पानी पी ले तो भी वो चुपचाप यहाँ आंगन में से कुएं की तरफ जाके पानी पिया, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाए, बट किसी भी कमरे का जो है ना उन्हें दिखाई नहीं देता था अगर कोई कोर्टयार्ड में गेस्ट आके बैठा है तो। और अगर कोई तुम्हारी एंट्री पे भी है घर की, तो आप देखो ये एंट्री है घर की, क्या इससे घर का कोर्टयार्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया घर का दिखाई नहीं दे सकता था घर के मेन डोर से, इतने प्राइवेसी पसंद ये लोग थे। तो इस मैप को जो है आप देख चुके हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इनके घर थे उनमें सेंटर, कोर्टयार्ड में सेंटर होता था जहाँ पे कुकिंग, वीविंग, सारा घर का कामकाज यहाँ आंगन में चलता रहता था। प्राइवेसी इन्हें पसंद थी, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं लगाते थे। मेन एंट्रेंस डोर डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी कि कोर्टयार्ड में, आंगन में जो कुछ भी चल रहा है पूरे आंगन का बिल्कुल भी जो है आप समझो कि कोई अगर एंट्री पे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर आया तो अंदर तक देख सकेगा, वो नहीं। तो ये प्राइवेसी ने बहुत पसंद थी, इसलिए ये लोग अपने घर का मैप भी ऐसे ही बनाते थे। सम हाउसेज हैड 2 फ्लोर, कुछ घरों में 2 फ्लोर भी होते थे, क्योंकि हमें कुछ ऐसे डबल स्टोरीड मकान इनके मिले भी हैं, ठीक है। एवरी हाउस हैड ओन बाथरूम, हर घर का अपना बाथरूम होता था, उसकी नालियाँ प्रॉपरली बिल्ड होती थी। हर घर के अंदर गाइस एक कुआं भी ज़रूर होता था। 700 कुएं हमें मोहनजोदारो में ही मिले हैं, तो याद रखना ये MCQ में आ सकता है, मोहनजोदारो में कितने कुएं मिले हैं, तो आप खुद सोच लो हाउ प्लान एंड हाउ एडवांस दे वर, ठीक है। तो अभी ये लोअर टाउन का हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने सिटाडेल पे। सिटाडेल में मैंने आपको क्या कहा, सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ज़्यादातर सिटाडेल की जितनी भी बिल्डिंग्स होती थी वो पब्लिक पर्पसेस की होती थी, ठीक है। जैसे कि हमें कौन कौन सी, और मैसिव होते थे, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर सिटाडेल में होते थे। जैसे कि गाइस हमें क्या मिले थे, जैसे कि हमें एक तो मिला वहाँ पे सिटाडेल में ना वो ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ तो अभी हम पढ़ेंगे ही। एक ना हमें ग्रेनरी भी मिली थी जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जाता होगा। एक ऐसा जगह मिली, उसको हमने बोला पैलेस, ठीक है, बट हमें पक्का नहीं पता कि हाँ वो कोई किंग का पैलेस था या इनका किंग भी था या नहीं, बट बहुत बड़ी जगह थी तो हमने उसे पैलेस कह दिया। तो सिटाडेल में कोई घर वर नहीं मिले, बहुत मैसिव बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली है हमारे को सिटाडेल में, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम और ये देखते हैं हमारा क्या है। ये देखो ये ग्रेट बाथ है, बहुत फेमस है ये मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को माना जाता है शायद ये लोग रिलीजियस बात के लिए, जैसे कोई फेस्टिवल होता हो रिलीजन वाइज, उसमें यूज़ करते होंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रेट बाथ कैसा है, ये पर्टिकुलर एक टैंक सा बना हुआ है और ये दोनों तरफ में इसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब क्या, सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो ये ग्रेट बाथ है, यहाँ तो पूरा ऐसा पानी भरा रहेगा ना। अब इस पानी का भी ना सिस्टम था, स्विमिंग पूल का पानी जैसे गंदा हो जाता है तो इसका पानी भी रखे रखे जो है थोड़े समय में गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक नाली बनी हुई थी जो इस टैंक के पानी को खाली कर सकती थी दूसरे टैंक में ले जाके, और इसमें नया पानी भर जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आसपास में जो है कुछ कुछ बाथरूम्स बने हुए थे जहाँ पे अलग अलग कुएं थे, और इसके बराबर में एक और बिल्डिंग थी जहाँ पे भी कुछ बाथरूम्स वगैरह बने हुए थे। तो प्रॉपर हम मान सकते हैं कि ये रिलीजियस पर्पज़ के लिए या फिर आपको बाथ के लिए जो है पूरा किसी यूज़ आता होगा, ठीक है। तभी इसका नाम हमने क्या रखा,
रखा है ग्रेट बाथ। तो चलो अब देख लेते हैं ग्रेट बाथ को। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था और इसके आसपास में कोर्टयार्ड था। ये एक आंगन सा बना हुआ है ना चारों तरफ से, ये देखो आप, ये चारों तरफ आंगन सा बना हुआ है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। इसका जो है 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स से नॉर्थ और साउथ से लीडिंग टू द टैंक, दोनों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से सीढ़ी आ रही है जिससे आप टैंक में उतर के जा सकते हो। टैंक ईंटों का बना हुआ था, वाटर टाइप था बिल्कुल, ठीक है। रूम्स वर मेड ऑन द 3 साइड्स ऑफ द टैंक, जो टैंक के 3 साइड है वहाँ पे ऐसे कमरे बने हुए थे। देखो एक कमरा ये होगा, आप समझ लो। और जो है उनके अंदर जो है बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे। द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, जितना भी पानी था वो एक ह्यूज ड्रेन में चला जाता था। अक्रॉस अ लेन, यानी कि इस ग्रेट बाथ के बराबर में एक गली जाती थी, वहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम बने हुए थे, 4 एट ईच कॉर्नर। तो मतलब कि यहाँ कुछ स्पेशल रिलीजियस पर्पज से बाथ वगैरह के लिए यूज होता होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए ये ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ के ऊपर एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन ग्रेट बाथ। तो पूरा 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आपको ग्रेट बाथ तो समझ में आ ही गया है। अब चलते हैं हम टॉपिक नंबर 4 पे, दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 जो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इसमें बेसिकली हम क्या जानेंगे। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कुछ पता लग गया हड़प्पा के बारे में, क्या खाते थे ये लोग, एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस करते थे, रहते कैसे थे। अब हमारा काम आता है जानने का कि भाई इनके यहाँ सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं। डिफरेंसेस मतलब कि अमीरी गरीबी का कुछ फर्क था या नहीं, सोसाइटी में कोई डिफरेंसेस हुआ करते थे या फिर नहीं, ये जानने के लिए अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा ये सब। क्या कोई टाइम मशीन लेके पूछ कर आएंगे जाके? नहीं ना। तो भैया तरीका एक ये होता है, 2 तरीके होते हैं। उनमें से पहला होता है 4.1 वाला टॉपिक जिसमें लिखा है बरियल्स। बरियल्स मतलब कि जो डेड की बरीज होती है, यानी कि जो आप समझो कि जहाँ पे सिमेट्री होती है ना, जो वहाँ पे जाके जो कब्र होती है उनको जाके खोद कर चेक करा जाता है, जिससे पता चल रहा है कि सोसाइटी में अमीरी गरीबी का फर्क था या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? आपको इजिप्ट के बारे में पता होगा, इजिप्ट के पिरामिड कितने मशहूर हैं, और साथ ही के साथ में हमें ये भी पता है कि इजिप्ट में जब बड़े बड़े राजाओं की, फेरोआस बोलते हैं उनको, उनकी डेथ पे जो है पिरामिड्स के अंदर बहुत ही अमाउंट का जो है ट्रेजर रखा जाता था, खजाने रखे जाते थे। वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। जो अमीर लोग होते होंगे ऑब्वियसली वो बहुत महंगे महंगे गहने रखते होंगे, और जैसे जैसे जो है जैसे जैसे लोग गरीब होते रहते होंगे, बट कुछ ना कुछ जरूर रखते होंगे। तो सोसाइटी का डिफरेंट बरियल को स्टडी करके जरूर पता चल जाता है। तो हड़प्पा में भी हमने बरियल्स को स्टडी करा पता लगाने के लिए कि कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बरियल्स के बारे में पहले बताती हूँ। जो बरियल्स होते थे उसमें क्या होता था, दे वर लेड इन पिट्स, यानी कि गड्ढे बने होते थे, और उस पिट के अंदर जो है डेड को रख दिया जाता था, ठीक है। अब जो है एक ही डिफरेंस हमें जो है पिट के अंदर पता चला, ये देखो आप, ये एक बरियल है हड़प्पा का। एक डिफरेंस जो हमें पिट के अंदर पता चला है वो ये है कि कुछ गड्ढे ऐसे होते थे जिसपे आप चारों तरफ से ना ईंटों से लाइनिंग कर दी गई थी, कि भैया उसको ऐसे ईंटों से लाइन कर दिया है, ईंटें लगा दी उसके अंदर, और कुछ होते थे खाली गड्ढा बना रखा है। एक डिफरेंस हमें पता चला है, बट इससे हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि हाँ अमीरी गरीबी का फर्क था। दूसरी चीज हमें ये पता है कि हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आप देख सकते हो ये रहा कॉपर का मिरर, ये जरूर रखा होता था मोस्ट ऑफ द पिट्स के अंदर, और ये हमें समझाता है कि हाँ ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तभी ये लोग जो है ऐसे कुछ रखते थे। अब कोई हमें रॉयल बरियल तो इनके यहाँ नहीं मिला कि जिसमें बहुत खजाना हो या सोना वोना रखा हुआ हो, बट हाँ एक बरियल है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। वो मिड 1980s में मिला था हड़प्पा की एक सेमेट्री से। उसमें जो डेड बॉडी है उसमें जो है ना उनने गले में एक ऑर्नामेंट पहन रखा है, एक माला पहन रखी है जिसमें 3 शेल है, 3 शेल बने हुए हैं। शेल होते हैं ना समुद्र के पास जो मिलते हैं, जैस्पर नाम की एक मोती के बीड्स है, और बहुत सारे माइक्रो बीड्स बने हुए हैं। तो उसने कुछ ऐसा गहना सा पहना हुआ है। बाकी हमारे को कोई ऐसा बरियल में कुछ रॉयल्टी नहीं दिखी है, तो हमें नहीं पता कि भाई बरियल्स को देख के तो हमें पता नहीं चला अमीरी गरीबी का फ़र्क। अब दूसरा तरीका क्या होता है अमीरी गरीबी का फ़र्क जानने के लिए, वो आपको 4.2 टॉपिक से पता चलेगा, वो है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब दूसरा तरीका क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट डिफाइन करे कि कौन सी आइटम लग्जरी है, कौन सी डे टू डे आइटम्स है। अब भैया देखो इतना सारा सामान हड़प्पा की खुदाई से बाहर आया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हड़प्पा की खुदाई से बाहर आए, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं उनको डिवाइड करते हैं कि कौन सा डे टू डे आइटम है। हमें कैसा पता चलेगा कौन सा डे टू डे है? जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है वो डे टू डे होगी। जैसे सिलबट्टे हर घर से बाहर निकले तो बहुत सारे मात्रा में थे, यानी कि वो पॉपुलर आइटम नहीं थी, कॉमन थी, सस्ती थी, डेली डे टू डे आइटम थी, उसको रख दी तो सब लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे। कुछ चीज़ें होती थी महंगी, जिनका जो महंगी चीज़ें हमें कैसे पता चले, जैसे देखो आज के ज़माने में परफ्यूम ना डेली
डेली यूज़ की आइटम है। परफ्यूम, डियो वगैरह आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, बट पुराने ज़माने में परफ्यूम लग्जरी माना जाता था। उसको रखने के लिए अलग से स्पेशल बॉटल बनाई जाती थी। जैसे इन हड़प्पा के यहाँ फियॉन्स नाम का एक मटेरियल होता है, उसकी बॉटल बनाई जाती थी। कुछ ऐसा ना, उसको क्लेवले से बड़ा अलग सा इसका मेथड होता है बनाने का, फियॉन्स नाम है उसका। उसकी बॉटल बना के उसमें परफ्यूम रखे जाते थे। तो हमें लगता है शायद वो लग्जरी आइटम थी। तो लग्जरी आइटम पता लगाते हैं हम लोग डिफाइन करके कि कौन सा डेली डे टू डे है। तो अगर हड़प्पा की डेली आइटम्स की बात करें हम, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ हड़प्पा की डेली आइटम्स कौन कौन सी है। तो सैडल कौन, यानी कि सिलबट्टे, पॉटरी, अलग अलग टाइप के मटके वगैरह, नीडल्स और रूफा जो होते हैं ना, जो नहाते समय लूफा यूज़ करते हैं हम, रूफा जो भी आप बोलो, जो स्क्रबर्स होते हैं, बॉडी स्क्रबर, वो भी इनके यहाँ बहुत सारे निकले। एंड यूजुअली ये सब चीज़ें तो सेटलमेंट में बहुत सारी मिली। लग्जरी आइटम हम कौन सी कहते हैं? रेयर, जो किसी प्रेशियस मेटल की बनी हो, सोने की हो, चांदी की हो, कॉपर की हो, उनको हम कह देते हैं कि ये प्रेशियस है, लग्जरी है, या फिर वैल्यूएबल मटेरियल की बनी हो जो लोकली नहीं मिलता हो। तो अगर हम बात करें लग्जरी की, तो लग्जरी में तो हमें छोटे छोटे मटके मिले हैं फियॉन्स के बने हुए, जिसमें जो है बेसिकली हमने देखा है कि कुछ कुछ में परफ्यूम रखा जाता होगा। तो अभी हमें पक्का नहीं पता है आपको फियॉन्स का भी कि वो उनका लग्जरी था या नहीं था, क्योंकि हमें काफ़ी सारी जगहों पे फियॉन्स के बड़े बड़े स्पिंडल होल्स भी बने हुए मिले। तो वी डोंट नो इनकी लग्जरी के बारे में, तो यहाँ से भी हमें इतना पता नहीं चला। बट एक चीज़ हमें ज़रूर पता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, वहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे। कैसे पता चला हमारे को? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदारो में ना होड्स मिले हैं। होड्स क्या होते हैं? जैसे आज के ज़माने में सोना चांदी हम कहाँ रखते हैं? लॉकर्स में रखते हैं। तो इनके ऐसे मटके से होते हैं, उनके अंदर ये लोग स्टोर करके रखते थे गोल्ड, छुपा के कि भाई कोई चोरी वोरी ना कर ले। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा ही ऐसी साइट है जहाँ पे हमें ज़्यादातर गोल्ड को रखने वाले होड्स मिले और उनमें गोल्ड था, बाकियों से नहीं मिला। तो आप समझ जाओ कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदारो में अमीर लोग रहते होंगे, तभी वहाँ गोल्ड जैसा प्रेशियस मेटल मिला है, बाकियों में इतना हमें नहीं मिला। तो लुकिंग फॉर लग्जरीज टॉपिक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो इतना हमें कुछ नहीं पता चला भैया यहाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क था या नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ हमें पता इनके बारे में डिटेल में नहीं चल पाता है, क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज नहीं पता ना। या लैंग्वेज पता होती तो और पता चल जाता। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखो ये अलग अलग टाइप के ना बहुत सारी मालाएं मोती पहनते थे, तो अब हम इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इनके एक बहुत फेमस सेटलमेंट है जिसका नाम है छनोदरो। ठीक है, आप मैप पे इसको मार्क कर लो, देख लो, एग्जाम में आ सकता है छनोदरो मार्क करने को। छनोदरा इनका छोटी सी सेटलमेंट है, सिर्फ 7 हेक्टेयर्स के। मोहनजोदारो हड़प्पा से तो बहुत छोटी है, और ये बहुत फेमस थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे बीड्स बनते थे, मेटल की कटिंग होती थी, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेट्स होते थे, तराजू होते थे ना, छोटे छोटे तराजू, और उसके जो वेट्स होते हैं वो सब हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे क्या बनता था? यहाँ पे मोती से मालाएं बनती थी। बहुत अलग अलग प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं पत्थर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जैसे कि ये पत्थर कौन सा है, ये एमरल्ड है, ये है, ये वो ऐसे पत्थर होते हैं ना सुंदर सुंदर हमारे, वैसे पत्थर जो है हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ बीड्स क्या होता था इनका? जो हड़प्पा के लोग जो मालाएं बनाते थे, कौन कौन से पत्थरों से बनाते थे? तो एक बहुत फेमस स्टोन होता है कार्नेलियन, उसकी फोटो भी आगे दिखाऊंगी, रेड कलर का। उसको कुछ फायर करके जला के उसका रेड कलर ऑब्टेन करा जाता है, वो इनके यहाँ फेमस था। जैस्पर का, जैस्पर की चीज़ें ये बनाते थे। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टियाटाइट, ये सब क्रिस्टल्स पत्थर इनके पास हुआ करते थे, उसकी माला ये लोग बनाते थे। इनके पास अलग अलग मेटल्स भी थे, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, और शेल के भी ये लोग जो है ऑर्नामेंट्स बनाते थे। शेल होती है ना सिपियाँ उनके, और फियॉन्स एक टाइप की इनकी क्ले होती है, टेराकोटा, इस सब के ये लोग खिलौने बनाते थे, टॉयज बनाते थे, मॉडल्स बनाते थे, गहने बनाते थे। क्राफ्ट होता था इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब क्या क्या तरीके होते थे इनके पास मालाएं बनाने के? तो कई बार ये माला बनाने के लिए 2 स्टोन्स को आपस में माला में धागे में पिरो देते थे। कई बार ये लोग 2 स्टोन्स को आपस में सीमेंट करके, सीमेंट मतलब कोई गोंद वोंद लगा के उसको चिपका के माला बनाते थे। कई बार ये 2 स्टोन को, सोचो कि कुछ स्टोन्स के बीच में गोल्ड की कैप लगा के सुंदर सी माला बनाते थे। आज के ज़माने में भी गोल्ड की कैप वाली मालाएं मिलती है, ये उस ज़माने में बनाते थे। अब इनके जो मोती होते थे उनको भी ये अलग अलग शेप्स में काट दिया करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी शेप, डिस्क शेप, यानी कि जो सीडी होती है ना, सीडी वाली शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल जैसा सिलेंडर होता है, स्पेरिकल मतलब गोल, बैरल मतलब वो बैरल होता है ना जिसमें वो बियर वगैरह रखी जाती है, वैसे वाली शेप की। ठीक है, और सेगमेंटेड, यानी कि ऐसे ही हूँ, सेगमेंटेड कैसा हो गया समझो आप, ऐसा
ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा। और कुछ इनके मोती ऐसे होते थे जिसपे ये इनकेशन मतलब नक्काशी करते थे कि इतना छोटा सा पत्थर है उस पर एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके, सुई टाइप लेके ऐसे नक्काशी कर रखी है। तो भाई क्या एडवांस लुक थी, ये नक्काशी भी करना जानते थे, सुंदर सुंदर मोतियों की माला भी बनाते थे। ये बीड मेकिंग टेक्निक्स, मटीरियल अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता था। भैया जो मटेरियल होगा उस पर वैसा ही टेक्निक से बीड की माला बनेगी, समझ गए आप। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कार्नेलियन है, लाल वाला सुंदर सा। और एक बहुत फेमस पत्थर इनका और भी है जिसको ये कहते हैं लैपिस लजुली। ये अफगानिस्तान से लोग लाते थे, शोरतुगई से। अफगानिस्तान भी शोरतुगई साइड तब कहाँ रहा था, हड़प्पा में ही तो आ रहा था ये लैपिस। लो पता है इसका तो इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे हम, बाहर भी भेजते थे इसको हड़प्पा के ज़माने में। तो मतलब समझ लो आपकी गाइस, ये इनका इस तरीके से इनका पूरा, यहाँ से भी तो पैसा कमाते होंगे ये, तो इनका ये भी एक एग्रीकल्चर भी होता था और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी चलता था। स्पेशल टूल्स वर यूज फॉर क्राफ्ट, हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं, समझ गए आप। बहुत सारे टूल छोटे छोटे, जो ये आपने कभी देखा है आपने सुनार की दुकान पे कैसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जब गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, अगर आपने कभी देखा हो तो तराजू भी छोटा सा होता है, तो वही वाले ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हमें मिले हैं। स्पेशलाइज ड्रिल मिली है, छोटी छोटी ड्रिल्स मिली है हमारे को। और लोथल एंड जो है धोलावीरा, वहाँ पे भी हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर पता चले हैं। तो स्पेशल जो मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है वो छनदरो है, लोथल भी है, और धोलावीरा में भी हमें कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन एरियाज मिले हैं। अब नागेश्वर और बालाकोट, आप साइट देखो, मैप ओपन करो और देखो नागेश्वर बालाकोट दोनों ना कहाँ है, समुद्र के पास सिचुएटेड है। तो इन दोनों जगहों में हमें पता चला है कि ये शेल वाले जो है ऑब्जेक्ट्स बनते थे वो यहाँ बनते थे। ये देवा स्पेशलाइज इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आसपास से समुद्र से वो मिल जाता होगा। बैंगल्स, यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी, किसकी, शेल्स की, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम छनदरो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोथल में, छनदरो में ही जो है ब्रीड मेकिंग, मालाएं वगैरह बनाई जाती थी, नहीं। हमें काफ़ी सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज, आप समझो, छोटे छोटे कारखाने हमारे को मिले हैं। कहाँ पे, मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी। वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ आसपास में ये बीड्स गिरे हुए होंगे कि भाई ये पत्थर गिरा है, ये पत्थर गिरा है। तो इससे हमें समझ में आया कि ऐसा थोड़ी कि भैया सब सारी मालाएं वहीं बंदी होंगी, हो सकता है कुछ मोती पैक होके ये भिजवा देते हो मोहनजोदारो में। अब मोहनजोदारो में किसी की दुकान होगी, वो अपने आप मोती की माला बना के वहाँ बेचता होगा। तो ऐसे इनके यहाँ पे ये जो है ट्रेड भी होता होगा, मतलब कि यहाँ से वहाँ जो है इनका गुड्स डिलीवर होते होंगे। और वहाँ पे भी अपनी अपनी दुकानें थी, वहाँ पे भी, क्योंकि अमीर लोग ज़्यादातर यहीं रहते थे ना हमारे मुताबिक, तो ये खरीदते होंगे। तो वहाँ पे भी हमारे कुछ सेंटर्स मिले हमें जहाँ पे बीड मेकिंग होती होगी, ठीक है। तो विद दिस गाइज ये आपको समझ में आ गया है। अब हम जानेंगे आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको ये बताया टॉपिक 5.1 में कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट को किसने बताया कि नागेश्वर और बालाकोट में शेल ऑब्जेक्ट से बनते थे, और इनको किसने बताया कि लोथल में और छनदरो में क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर थे। किसने बताया इन्हें, कि कोई हड़प्पा वाले ने आके बताया? नहीं, इनको पता चलता है वेस्ट मटेरियल से। यहाँ आपको ये जानना है कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास क्या सोर्सेज है जानने की कि क्या किस जगह पे क्या काम चल रहा होता था। तो एक होती है वेस्ट मटेरियल। देखो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मैंने एक पेपर दे दिया है, एक फ्लोरोसेंट शीट दे दी है पिंक कलर की, मैंने कहा इससे एक फूल काटो, ठीक है, तो आपने ऐसा स्टार काट दिया, मैंने कहा स्टार कट करो, तो आपने सिजर लेके स्टार कट कर दिया। ऑब्वियसली साइड में कुछ पेपर कटिंग्स बच जाएंगी जो शायद नीचे गिर जाएगी, आप डस्टबिन में रख दोगे। तो यही चीज़ होती है कि जब भी आप कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन करोगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा। अब आपने कोई माला बनाई है तो कुछ एक बीड फालतू हो गया, गिर जाएगा, कुछ बीड को आपने कट करा, वो गिर जाएगा। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। ज़्यादातर ये हड़प्पा के लोग वेस्ट मटेरियल भी यूज़ कर लेते होंगे कि भाई सोने का छोटा सा पीस भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसको भी आप यूज़ कर लोगे। बट जो भी है, कुछ ना कुछ माइन्यूट पार्टिकल से भी आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में ये काम चलता होगा, ठीक है। तो डिस्कार्डेड बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पता लगाया करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल। यानी कि भैया ये जो सुंदर सुंदर पत्थर, लैपिस लजुली, कार्नेलियन, गोल्ड, इन ये लोग यूज करते थे, ये लाते कहाँ से थे, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो वेरियस मटेरियल हमें क्राफ्ट के लिए चाहिए होता था। तो शेल कहाँ से आ रहा था? नागेश्वर बालाकोट से। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, शेल कहाँ से आ रहा था, लिख दो साथ साथ, नागेश्वर बालाकोट से। लैपिस लजुली, नीला पत्थर सुंदर वाला, कहाँ से आ रहा था? अफगानिस्तान के शोरतुगई से, जहाँ पे केनाल भी था, ठीक है। लोथल से आता था कार्नेलियन, वो लाल वाला पत्थर। स्टियाटाइट कहाँ से आता था? गुजरात से और राजस्थान से। अभी जो है कॉपर,
कॉपर खेतरी रीजन पता है ना राजस्थान का, वहाँ पे बहुत फेमस है, कॉपर मिलता है हमें वहाँ से। अब ये हड़प्पा के ज़माने में भी हमें ये पता है कि ये लोग ना अब बाकी कम्युनिटीज से ट्रेड लिंक्स रखते थे, क्योंकि देखो हमें पता चला है कि राजस्थान का एक एरिया है, वहाँ पे गानेश्वर जोधपुर कल्चर फॉलो होता था। कल्चर मतलब आपको कल्चर आते ही समझ जाना कि वहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट्स थे। तो जब हमने राजस्थान का इस एरिया को चेक करा, जिसका नाम क्या था गाइज, यहाँ पे आप देख लो, गानेश्वर जोधपुर एरिया, तो इनका कल्चर हड़प्पा वालों से डिफरेंट है, यानी कि इनकी पॉटरी हो गई, इनके सील हो गए, इनके बर्तन वगैरह हड़प्पा वालों से डिफरेंट है। तो हम समझ गए ये हड़प्पा के लोग नहीं है, ये कोई और लोग है। बट इनके यहाँ पे हड़प्पा की कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमने देखी और तब हमें पता चला कि शायद हड़प्पा के लोग इन्हें कुछ प्रोवाइड करते होंगे, बार्टर सिस्टम चलता होगा, और हड़प्पा के लोग इनसे क्या खरीदते होंगे, कॉपर। तो ये ट्रेड होता था बिटवीन द गानेश्वर जोधपुर राजस्थान का कॉपर के लिए विद द हड़प्पा के पीपल। तो हमें इनके नॉन हड़प्पन पोइट्री भी मिली है और कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले, और हम ये मानते हैं कि ये लोग हड़प्पा को कॉपर जो है वो डिलीवर करते होंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कॉपर कहाँ से आता था। अब बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स की। तो हमें पता है इंटरनेशनल ट्रेड भी हड़प्पा के ज़माने में होता था, स्पेशली ओमान के साथ हमारे को एविडेंस मिला है कि हड़प्पा के ट्रेड लिंक्स थे ओमान के साथ। क्यों? क्योंकि ओमान का जो कॉपर है, ठीक है, और उसमें जो निकल होता है वो हड़प्पा के कॉपर की जो चीज़ें, एक तो खेतरी से तो हम लाते ही थे कॉपर राजस्थान से, तो बट बहुत सारे हड़प्पा में जो कॉपर के बर्तन मिले हैं उसमें ओमान का निकल पाया गया है। कॉपर में निकल होता है ना, तो जो ओमान का निकल है वो हमें हड़प्पा के कॉपर में पाया गया है। और दूसरा, हमें ओमान में काफ़ी सारे ना ऐसे बर्तन मिले हैं, पॉट्स मिले हैं जिन पे काले रंग की परत चढ़ी होती थी, ले मड की, और वो कहाँ थे, वो हड़प्पा के पॉट थे। आप यहाँ देख सकते हो, ये हड़प्पा का जार है। ठीक है, ये एक ऐसा हड़प्पा का जार, ये राइटिंग देख लो, ये हड़प्पा वालों की तो है, ये देख रहे हो, ये ऐसा कुछ देख के पता चल रहा हो, ये एक जार है, इस पे काले रंग की ना ऐसे कुछ परत सी चढ़ा रखी है इन्होंने मड की, सो दैट ये प्रोटेक्टेड रहे। अब इसमें शायद कोई लिक्विड जो है वो हम लोग भेजा करते थे ओमान, और ओमान से बदले में कॉपर खरीदते थे। अब हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड हम लोग भेजते थे, बट हाँ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चलता था ओमान के साथ। अब हमें एक और रीज़न है जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। हमें बहुत सारी सील्स ऐसी मिली है जिसपे बोट बनी है, यानी कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड ये सी के थ्रू ट्रेड करना जानते थे। और एक और है, वो है कि देखो मेसोपोटामिया जो है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कई बार हड़प्पा के सील्स वगैरह मिल जाते थे, तो भैया हड़प्पा के सील है मतलब मेसोपोटामिया, और हम ट्रेड करते थे ना। और दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया का एक टेक्स्ट टैबलेट है, 11th में पढ़ा था, टैबलेट्स होते थे मेसोपोटामिया में, तो उनकी एक ऐसी टैबलेट है जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो लोग कॉपर मंगाते थे ओमान से, और वहाँ मेसोपोटामिया के लोगों ने ओमान को लिखा है मगन। एग्जाम में 1 मार्कर में आ सकता है, मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ओमान को क्या लिखा है, मगन लिखा है। साथ में मेसोपोटामिया का टेक्स्ट में दिलमन लिखा हुआ है, आइलैंड ऑफ बहरीन को। तो ये इनका हमें लगता है कि कुछ ऐसा ट्रायंगुलर ट्रेड चलता होगा पूरा का पूरा इन सब शहरों के अंदर, इन सब एरियाज़ के अंदर। दिलमन उन्होंने लिखा है बहरीन को। तो ये बस 1 मार्कर के लिए बता रही हूँ। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेलुहा। मेलुहा इन्होंने लिखा है, ये मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से मंगवाते थे लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वुड। और मैंने आपको अभी बताया लैपिस लजुली और कार्नेलियन कहाँ मिल रहा था, हड़प्पा के लोथल से, और ये हड़प्पा की शोरतुगई से। तो भैया ये मेसोपोटामिया के लोग हमारे हड़प्पा से कार्नेलियन और लैपिस लजुली कॉपर जो है इंपोर्ट करवाते थे, यानी कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड लिंक्स थे। और इन्होंने अपने टेक्स्ट में हमें क्या लिखा है, मेलुहा। ठीक है, और ओमान को क्या लिखा है, मगन। तो याद रखना ये 1 मार्कर में आ सकता है। और कुछ हाजा बर्ड करके भी जो है आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है कि वो कहते हैं मेधा हाजा बर्ड, ऐसा कुछ करके। हाजा बर्ड मतलब होता है पीकॉक, और पीकॉक आपको पता है हमारे इंडिया में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो समझ लो आप कि भैया हमारे ट्रेड लिंक ज़रूर थे इनके साथ में, किसके, जो है हमारे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हड़प्पा के ब्यूटीफुल पास्ट के बारे में। एक बहुत ही प्राउड चीज़ है ये कि हमारी एक इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो सिर्फ एंशिएंट ही नहीं थी, साथ में इतनी एडवांस भी थी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे। देख लो आप, इतनी सील्स हमारे को मिली हैं, बुक में देखना अलग अलग सील जिस पे पूरा दिखाई देगा आपको देख के कि हाँ ये लोग इतनी जानकारी रखते थे। तो अब सील्स की मैं बात ही कर रही हूँ, तो आती है टॉपिक नंबर 7 पे, स्कील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सील्स की। तो सील का काम क्या होता था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द यूजेज ऑफ सील्स, सील्स क्यों लगी होती थी। तो सील्स का पहला काम था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए और ट्रेड के लिए। जैसे कि एक कोई बैग है, पर्टिकुलर बैग है, आज के ज़माने पर सील किस पे लगती है, मोबाइल फ़ोन के डब्बे पर सील लगी आती है। आप कोई ऑर्डर भी मंगाते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, तो वो सील्ड होते हैं। अगर सील खुली हुई है तो वो कहते हैं एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मत करना, डैम्पर्ड है। तो सेम सील का काम वही होता था, साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। सील क्या होती थी, सील पे ऐसी एनिमल मोटिव भी होता था और कुछ लिखा होता था। सील पे ऐसा माना जाता है कि जो वो इंसान जिसने वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भेजा है उसका नाम लिखा होता था, ओनर का नाम, और कुछ एनिमल मोटिव होता था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ जाएंगे, और कुछ लिखावट भी होती थी। तो सील बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए होते थे। जैसे हम लोग अपना नाम लिख देना, स्टिकर टाइप लगा दे कि हाँ ये मेरा है, वैसा टाइप हम मानते हैं कि सील होती थी। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जो बैग है, कोई मतलब कि कोई बोरा जा रहा है तो बोरे को बंद करके उस पर सील लगा दी जाती थी। अगर वो टैम्पर्ड है यानी कि बीच में उससे खोला गया है तो पता चल जाएगा, सील टूटी हुई होगी, और इस चीज़ के लिए सील्स का यूज़ करा जाता था। तो सील्स बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और वो बैग्स को सील करने के लिए यूज़ आता था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एन एनग्मेटिक स्क्रिप्ट। ठीक है, आपकी बुक में एक ऐसा पूरा स्क्रिप्ट दे रखी है हड़प्पा वालों की। इनकी स्क्रिप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिसाइफर्ड नहीं है, हमें नहीं पता ये लोग क्या लिखते थे और ये लोग क्या पढ़ते थे, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, हड़प्पा की जो सील्स है उसमें हमारे को काफ़ी सारे राइटिंग्स मिले हैं जिसमें हमें लगता है नेम लिखा हुआ है ओनर का एंड ऑल दैट। अब जो इनकी सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, यानी कि लिखी हुई कोई चीज़ हमें मिली है, एक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल पे अगर ऐसे नक्काशी करके खोद के कुछ लिखा जाए तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस है, ये सील्स है, सॉरी ये वाली तो हड़प्पा की। तो बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो है 26 साइन की। अब ये जो हड़प्पा के लोग हैं इनकी स्क्रिप्ट हमें अनडिसाइफर्ड है, हमें नहीं पता ये लोग क्या लिखते हैं, बट हाँ हमें ऐसा लगता है कि इनके पास ना अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यानी कि ऐसे एडी नहीं है, इनके कुछ साइंस है। जैसे 375 to 400 अलग अलग साइंस हमने आइडेंटिफाई करे हैं कि किस पे ऐसा बर्ड सा बनी है, कोई ऐसा वाई सा है, कोई ऐसा बॉक्स सा है, अलग अलग इनके साइन है। एक वन मार्कर यहाँ आपके सामने है, इसे याद रखना। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे हम लोग कॉपी में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हाउ डू वी नो कि ये लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे? क्योंकि हमने कॉपियाँ इनकी देखी है, यानी कि जो भी इनकी रिटन मटेरियल देखा है उस पर हमने देखा है कि एक साइड से जगह छुटी हुई है और जैसे ही राइट साइड आ रही है वहाँ पे क्रैम्पिंग, यानी कि ऐसे जगह जब कम छुट जाती है तो हम ऐसे जो है बाद में जाते जाते ऐसे राइटिंग को बहुत जो है कम स्पेस दे के लिखने लगते हैं, वो इन्होंने भी कर रखा है। ठीक है, जितनी भी इनकी हमें सील्स मिली है उन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इनके यहाँ इनफैक्ट बर्तनों पे भी लिखी हुई हमें मिला है, इनके कई पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स पे भी कुछ कुछ हमें लिखा हुआ मिला है। तो ऐसा हमें लगता है कि इनके यहाँ लिटरेसी बहुत वाइड थी, यानी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे यहाँ पे। एंशिएंट साइन बोर्ड्स भी मिले जिस पे लिखा हुआ था, भाई पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो इतना ज़्यादा राइटिंग का ये लोग यूज़ करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वेट्स। वेट्स क्या, जो तराजू में वेट होते हैं ना डालने के लिए, तोलने के लिए, तो बहुत टाइप के वेट्स इनके होते थे। इनका जो वेट होता था वो चर्ट नाम की एक पत्थर से बनता था, वाइट कलर का पत्थर होता था। हर वेट क्यूबिकल होता था, स्मॉलर डिनोमिनेशन के होते थे, जैसे कि 2, 4, 8, 16 के भी, जो शायद क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज़ आते होंगे मोती मालाएं बनाने के लिए। और जो बड़े बड़े वेट्स होते थे वो भी इनके यहाँ पे पाए गए हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें मेटल स्केल पैन भी मिले, यानी कि जो तराजू होता है ना वो भी हमारे को इनके यहाँ पे मिला है। तो यो गाइज, ये अब जो है आपका यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 8 पे जो है एंशिएंट अथॉरिटीज़। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बस सुनो आपको समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक में ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या हड़प्पा में कोई राजा थे या नहीं थे। हमें नहीं पता है क्योंकि हमें कोई ऐसा महल नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जैसे बहुत हीरे जवाहरात मिल रहे हों, बहुत ट्रेजर मिल रहा हो, तो हमें नहीं पता इनके यहाँ राजा थे या नहीं थे। तो 3 कंसिडरेशन है, तीनों पे आप सोचो और खुद सोचो कि क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा में जो है कोई राजा नहीं होंगे, नो रूलर, सब लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि हर एक शहर का अलग राजा होगा, यानी कि हड़प्पा का अलग राजा होगा, मोहनजोदारो का अलग, लोथल का अलग, हर एक का अलग अलग राजा होगा। और तीसरे लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही रूलर होगा, वही पूरे के पूरे राज्य को संभालता होगा। क्यों? क्योंकि उस तीसरी वाली बात पे ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं, शायद मैं भी कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि एक पर्टिकुलर एक ही रूलर होगा, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, बट एक होगी और वो यूनिफॉर्मली कंट्रोल करती होगी। क्योंकि जो इनकी टाउन प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम है। आप किसी भी शहर में चले जाओगे, हड़प्पा में होंगे, मोहनजोदारो में होंगे, सब जगह ज़्यादातर चीज़ें सेम है। लोअर टाउन, सिटाडेल, सेम तरीके से घर बने हुए हैं और कहीं से ऑब्जेक्ट्स कहीं जा रहे हैं, समझ गए आप। इधर से जाके ट्रेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे नागेश्वर में जो है शेल ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे जाके ट्रेड हो रहा है और वहाँ पे काम चल रहा है। तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ एक ही रूलर थे, जैसे कि ईंटें,
हर जगह पे ईंटें सेम साइज़ की लग रही हैं, हर जगह पे नालियाँ वैसे बन रही है। तो अगर अलग अलग रूलर होंगे तो हर कोई कहेगा मैं अपने हिसाब से काम कराऊंगा, मैं अपने शहर को अलग बनाऊंगा, मैं अपने शहर को अलग बनाऊंगा। अलग अलग रूलर्स होते तो वो अलग ही करते, कुछ लोगों का ये मानना है। जो लोग कहते हैं कोई भी रूलर नहीं था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतने लेवल पे प्लानिंग बिना किसी अथॉरिटी के हो जाए। तो तीसरा वाला जो है ना कि एक ही पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रूल होगा इनका, जो पूरे के पूरे एरिया को संभालता होगा, ज़्यादातर लोग उसी को मानते हैं, ठीक है। बट किंग था ये हमें नहीं पता, पता नहीं गवर्नमेंट होगी, क्या था हमें नहीं पता, ओलिगार्की होगी इनका, वी डोंट नो, ठीक है। तो अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 8.1 पैलेसेस एंड किंग पे। तो यही वही टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमें नहीं पता है, हमें एक स्टैचू ज़रूर मिला है इनके यहाँ पे, जिसको प्रीस्ट किंग हमने बोला है। प्रीस्ट किंग मेसोपोटामिया में भी होते थे, बट अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि इनके यहाँ राजा होते थे या नहीं। तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो कि भैया लोगों की क्या क्या विचारधारा है। कि कुछ लोग कहते हैं कोई रूलर नहीं था, कुछ कहते हैं बहुत सारे रूलर थे, और कुछ लोग कहते हैं वन स्टेट थी। बिकॉज सिमिलैरिटी जो आर्टिफैक्ट्स में हमें दिखे, एक ही स्टेट थी, यानी कि ये एक ही कंट्री थी इंडस वैली। इनका एक राजा होगा या कोई गवर्नमेंट होगी, वो अभी हमें नहीं पता है। अब चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आपको पता है 1900 BCE के लगभग बाद से ये सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। एंड हो गई हमें कैसे पता चला, क्योंकि तब जो सेटलमेंट थी वो छनोदर वगैरह से एंड होके गुजरात की तरफ, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, अब यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा नहीं थी, यहाँ गुजरात वगैरह ये यहाँ पे ज़्यादा होने लग गई थी। अब हमें नहीं, और धीरे धीरे हमें कैसे पता चला कि सिविलाइजेशन एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लास्ट बहुत ज़्यादा ना डेवलपमेंट थी, एडवांसमेंट थी, लोगों के घर बहुत बढ़िया बने होते थे, बहुत सील निकलती थी, बहुत पॉटरी निकलती थी। बट जैसे जैसे ये लेट हड़प्पन पीरियड आया 1900 BCE के बाद में, खुदाई करके टाइम पीरियड पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल जाता। तो उस टाइम पीरियड में हमें ना आर्टिफैक्ट्स मिलने बहुत कम हो गए। जो कोई शहर निकले तो वो इतने बढ़िया नहीं बने हुए थे, विलेजेस टाइप के बने हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट जो है वेज, सील्स, स्पेशल बीट्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड क्राफ्ट रिड्यूस हो गया था बाद वाले पीरियड में, यानी कि लेटर हड़प्पन कल्चर में। हाउस कंस्ट्रक्शन की टेक्निक डिट्रॉयड हो, 2-2 मंजिलों के मकान अब नहीं मिल रहे थे, ठीक है। रूरल वे ऑफ लाइफ हो गया था मेच्योर हड़प्पन कल्चर में। उसमें मेच्योर हड़प्पन कल्चर में क्या था भैया, प्लैंड सेंटर थे, शहर बने हुए थे। ये एंड का पीरियड आते आते इनका गांव टाइप के बन चुके थे। अब व्हाट ब्रॉट दीज चेंजेस, क्यों खत्म हो गया हड़प्पा, वो हमें नहीं पता है, हमारे अनुमान है अलग अलग। पहला हमें लगता है कि शायद जो है गाइस सूखा पड़ गया होगा, रिवर सूख गई होगी। कुछ लोग कहते हैं फ्लड आ गई होगी इंडस रिवर में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन, इन्होंने इतना ज़्यादा क्लाइमेट जो है, इन्होंने इतना ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचाया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सूखा पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, शायद कोई नेचुरल कैलामिटी आई हो, अर्थक्वेक वगैरह आया हो, तो ये लोग खत्म हो गए हो, ठीक है। अभी जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद जो है ना इन पे कोई एलियन अटैक भी हुआ था, या फिर कुछ लोग कहते हैं शायद कोई इन्वेजन हुआ, बाहर के देश से कुछ ने आके इन पर अटैक कर दिया हो और ये एंड हो गया हो। वी डोंट नो द रियल रीज़न, बट हाँ 1900 BCE के बाद आते आते हड़प्पा का कल्चर डिट्रॉइट हुआ और साथ ही के साथ बाद में एंड हो गया, ठीक है। तो विद दिस ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने लास्ट 2 टॉपिक्स पे, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसका पहला टॉपिक है कनिंघम्स कन्फ्यूजन। मैं बताती हूँ आपको क्या था कनिंघम जी का कन्फ्यूजन। कनिंघम कौन है, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है ASI के। अब ASI कौन होते हैं, ASI क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में। आई नो मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा है, वो 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत चैप्टर में आपका भी इंटरेस्ट बना रहा है, इसलिए आपको भी जो है ये बातें मुझे बतानी है, ठीक है। तो ASI क्या है, ASI की फुल फॉर्म आप बताओ। तो ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कौन, कनिंघम, ठीक है। अब ये जो कनिंघम थे, इंडिया में इनकी क्या ड्यूटी थी कि ये देखेंगे कि भैया आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे कैसे एग्जैक्टिवेशन करानी है, ऑल दैट सब इनकी जिम्मेवारी थी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल थे। अब इनके पास ना कई बार ऐसे सील्स आती थी हड़प्पा की कि भैया कोई लेकर आए ये हड़प्पा का आर्टिफैक्ट है, कोई कोई और हड़प्पा का आर्टिफैक्ट लेकर आए, बट कभी भी ये कनिंघम ना पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन सी सिविलाइजेशन है, क्या बात है, क्यों, इनकी गलती क्या हो रही थी कि ये क्या टेक्स्ट को रेफर करते थे, ये ना ज़्यादातर बुद्धिस्ट और चाइनीज़ पिलग्रिम के टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, जो कौन से टाइम पीरियड का था, 4th और 7th सेंचुरी BCE का। 4 से 7 सेंचुरी BCE के जो लिखे हुए प्रमाण थे, ये उनके हिसाब से अपनी स्टडी करते थे हिस्ट्री की। और हड़प्पन सिविलाइजेशन भैया 2600 BCE की है, ये कहाँ 4 और 7 में पढ़े हुए थे, ये उनके बारे में पढ़ाई करते थे। और जब भी कोई सील आती थी तो ये देख के उसे टाइम फ्रेम में सेट ही नहीं कर पाते थे। एक बार इन्हें एक अंग्रेज ने आके सील दी, वही हड़प्पा वाली जो मैंने आपको पहली बार दिखाई थी, तो वो सील किसी ने इन्हें ला के दी तो इन्हें पहचान ही नहीं पाई, ये समझ में ही नहीं आता था इनको कि भाई ये कौन से टाइम पीरियड की बात है। तो इसलिए इसको लिखा गया है
कनिंघम का कन्फ्यूजन। ठीक है, अब कनिंघम के बाद आते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन में हमारे नेक्स्ट, जिनका नाम क्या है अभी आपको बताती हूँ, जिनका नाम है जॉन मार्शल। बट जॉन मार्शल से पहले आप जानो दयाराम साहनी के बारे में कि कैसे पर्टिकुलरली हमें पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो दयाराम साहनी, नाम याद रखना इनका, दयाराम साहनी जी, इन्होंने अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सील्स निकालनी इनको मिलनी शुरू हुई ज़मीन में से, वो अर्ली हड़प्पन कल्चर की थी। उसके बाद राखल दास बनर्जी जी को मोहनजोदारो से सील्स मिलनी शुरू हुई। तो जब आसपास के, ये दोनों जगह कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। और अभी जो है आज के समय पे ना हम इतनी खुदाई भी नहीं कर पाते क्योंकि कुछ एरिया पाकिस्तान में चला गया है, और जो हमारे यहाँ पे भी एरिया है ज़्यादा अंडर तक हम खुदाई इसलिए नहीं करें क्योंकि अर्थ को नुकसान होगा। शायद और खुदाई करें तो और जानकारी मिल सकती है, बट अब हम खुदाई ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो भाई ये भैया हड़प्पा से भी सील मिल गई और मोहनजोदारो से भी सील मिल गई। तब जाके आर्कियोलॉजिस्ट को लगा भैया कुछ तो है यहाँ धरती के नीचे। तो यहाँ पे खुदाई हुई, और आपको पता है बड़ी यहाँ पे ना हड़प्पा के आसपास के एरिया में ईंटें निकलती रहती थी ज़मीन में से, और लोग उस ईंटों से घर बना लेते थे। कई लोग ईंट चुरा चुरा के लेके चले जाते थे। तो मतलब कि मिलता रहता था हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नीचे ज़मीन में से। बट पर्टिकुलरली यकीन के साथ खुदाई होनी कब शुरू हुई, जब दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी जी को सील मिली, उसके बाद खुदाइयाँ होनी शुरू। क्योंकि कनिंघम को तो समझ में ही नहीं आता था। जब नए डायरेक्टर जनरल आए थे जिनका नाम क्या था, जॉन मार्शल, 1924 में आए, तो इन्होंने खुदाई शुरू करवाई अपनी देखरेख में। बड़े इंटेलिजेंट थे ये, ग्रीक वगैरह में खुदाइयाँ करवा के आए थे, तो इनकी देखरेख में खुदाई हुई और तब जाके हड़प्पा की डिस्कवरी हो जाती है। और जब हड़प्पा की डिस्कवरी हो जाती है तो S.N. रॉय, एक बहुत फेमस, आप मानो कि इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जॉन मार्शल जी ने इंडिया को 3000 साल पुराना बना दिया। क्योंकि मैंने आपको कहा है पहले ये लोग सोचते थे कि भाई ये लोग सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, बट हाँ इनकी देखरेख में खुदाई हुई और हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है हमारी इसके बाद जो है बाहर आ गई थी। अब जॉन मार्शल की भी एक गलती थी, मार्शल मिस्टेक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मार्शल की गलती क्या थी कि इन्होंने स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स को फॉलो नहीं करा। अब स्ट्रैटिग्राफिक लेयर क्या होती है आप ये देख लो। जब भी अगर कभी खुदाई करी जाती है तो माउंट्स निकलते हैं, यानी कि मिट्टी के ढेर निकलते हैं। अब आपको मिट्टी के लेयर जो ढेर होते हैं उनमें लेयर्स बनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्या करा, मार्शल ने भाई खुदाई करी, एक मिट्टी का पॉट निकला रख दिया, अरे एक बर्तन निकल गया रख दिया, अरे एक माला निकल गई रख दी। जो भी चीज़ें मिली इन्होंने जिस भी लेयर में से मिली थी इन्होंने एक साथ रख दी, उनको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं निकला, क्योंकि हर लेयर का अलग टाइम पीरियड होता है। जितने नीचे जाओगे उतनी पुराने हो गया ना, समझ जाओ खुद ही। तो भाई जॉन मार्शल से गलती हुई कि उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा और उससे हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पास्ट का हम समझ ही नहीं पाए। तो ये मार्शल की गलती थी। तो मार्शल की इस गलती को किसने लीव करा, कौन समझा कि मार्शल से ये गलती हो रही है? जो मार्शल के बाद वाले ASI बने थे जिनका नाम है REM व्हीलर, जिसके बारे में टॉपिक 10.3 न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन में बता रखा है। जो REM व्हीलर थे ये डायरेक्टर जनरल बने ASI के 1944 में। ये ना मिलिट्री वाले थे, तो इन्होंने वो मिलिट्री आर्मी का परफेक्शन लेकर आइए अपने काम के तरीके में, और इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करके हमारे आगे के पास्ट के बारे में जाना। तो तीनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। कनिंघम का कंफ्यूजन, जो जॉन मार्शल की गलती थी वो भी पढ़ लिया आपने, और लास्ट में कौन आ जाते हैं हमारे, कौन, व्हीलर। और व्हीलर ने क्या यूज करा था, स्ट्रैटिग्राफी को यूज करा था। अब आ जाओ गाइज अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, और जल्दी से करेंगे हम अपने इस चैप्टर को। आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई द फाइंड्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को इतनी सारी चीजें जब मिट्टी में से निकलती हैं तो ये उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्या तरीके होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के पास। तो इसमें आपको एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्कर की, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई द फाइंड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल। आप रीड कर लो, जैसी कोई भी जो है गुड्स आर्टिकल निकलता है खुदाई के बाद, तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं उसका मटेरियल क्या है, कि भैया वो मटेरियल उसका कोई क्ले का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, आइवरी का बना हुआ है, या बोन का बना हुआ है, ये वो देखते हैं। तो पहला होता है मटेरियल। अच्छा भैया पत्थर क्ले का पत्थर है, पत्थर का स्टोन बना हुआ है, ये क्ले का बना हुआ है, अच्छा ये तो गोल्ड का बना हुआ है। तो सबसे पहले वो मटेरियल चेक करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। उसके सेकंड वो देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में जाते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे वो क्लासिफाई करने के लिए फाइंड को गाइज उसका फंक्शन देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकला उसका फंक्शन क्या होगा। जैसे कि सिलबट्टे निकले, तो हमने देखा भाई आज के समय पे सिलबट्टा अनाज पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए यूज आता है, तो ये लोग भी इसलिए यूज़ करते होंगे। तो दूसरा होता है हमारा फंक्शन के बेसिस पे। फिर हमें कोई टूल्स मिले तो हमने कहा शायद ये एग्रीकल्चर में ये टूल्स यूज़ करते होंगे। तो दूसरा होता है कि हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया है उसका फंक्शन क्या है, वो कोई टूल है,
सजावट का सामान है, यानी कि जो है माला वगैरह है, या फिर कोई खाना बनाने के लिए यूज़ आती होगी। तो दूसरा होता है फंक्शन पे क्लासीफाई करना। तीसरा होता है आर्टिकल को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, यानी कि जहाँ से वो बाहर आया है। जैसे कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स घरों में से निकले, घर में से क्या निकले, तो वो होड्स जिसमें गोल्ड छुपा रखा था, घरों में से निकले सिलबट्टे, घरों में से निकले बर्तन, ठीक है, तो पता लगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स में से तराजू वगैरह निकले, तो पता चला अच्छा यहाँ पे वेटिंग होती होगी, नापते होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रेव में से मिली, कॉपर मिरर मिला। तो ये तीसरा तरीका क्या होता है कि किस जगह से जो मटेरियल निकल रहा है तो पहचानो कि अच्छा ये इस काम में आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है किन। किन क्या होता है, वो जो ईंट के भट्टे होते हैं, तो ईंट के भट्टे से जो जो चीज़ें मिली हमें समझ में अच्छा ये ऐसे अपनी ब्रिक्स बनाते होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको इनडायरेक्टली हमें समझना पड़ता है, जैसे कि हड़प्पा में हमें कपड़े का, कॉटन के कपड़े का कोई अवशेष नहीं मिला, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो हमें नहीं मिल सकता समय के साथ साथ। तो उस पर हम स्कल्पचर्स पे ध्यान देते हैं। कुछ मूर्तियां हमारे को मिली, उसमें ऐसे ना कपड़ों की सिलवटें बना रखी है, तो हम समझे कि हाँ ये लोग शायद कॉटन से कपड़ा बना के भी पहनते होंगे। तो क्लासीफाई करने का फाइंड को हमारे पे क्या तरीका होता है, पहला होता है मटेरियल पे, दूसरा फंक्शन पे, तीसरा होता है कि वो कौन सी जगह से बाहर आया है, एंड फोर्थ होता है इनडायरेक्टली स्कल्पचर्स को देख के। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। तो अभी जो है लास्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट वर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि देखो जब भी आर्कोलॉजिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिलते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस यूज के होंगे या फिर इनका क्या महत्व होगा, तो ये उनको कहते हैं कि ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस के होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेराकोटा फिगर हमारे को मिली एक वुमेन की, जो हेविली ज्वेल बैंड उन्होंने पहन रखा था, सर पे ताज टाइप का पहन रखा था। ये आप देख सकते हो, ये फोटो है। अब हमें लगता है, हमें नहीं पता कि ये क्यों बनाई गई है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस का, और उन्होंने कहा ये मदर गॉडेस हो, शायद ये मदर गॉडेस की मूर्ति और ऐसे पूजा जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक रेयर स्टोन का स्टैचू मिला है मैन का, बहुत सारे स्टैचूज ऐसे मिले हैं जिसमें वो जो मैन है उन्होंने एक हाथ अपना नीज पे रखा हुआ है, तो उनको हमने क्या रेफर करा है, प्रीस्ट किंग। हमें नहीं पता कि उसका सिग्निफिकेंस क्या था, शायद ये प्रीस्ट किंग और इनकी पूजा की जाती हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे ग्रेट बाथ का हमें लगता है रिलीजियस होगा, ठीक है, क्योंकि उसका ऐसा कुछ यूज नहीं पता चल पाया। ग्रेनरी क्या है, अनाज रखा जाता होगा, ग्रेट बाथ में क्या होता होगा, तो हमने कहा वो रिलीजियस पर्पस का होगा। हमें फायर ऑल्टर्स यानी हमें मिले हैं कालीबंगन से, काफी सारी साइट्स में हमें फायर ऑल्टर मिले हैं, तो शायद वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट चीज है सील्स, जो इनकी काफी सारी सील्स है, उसमें अलग अलग सीन्स डिपिक्ट हुए हैं जिनमें ऐसा लग रहा है नेचर शो करा है, तो शायद हमें लगता है ये लोग नेचर को पूजा करते थे। नेक्स्ट हमारे को जो है कुछ ऐसे यूनिकॉर्न्स भी दिखाई दिए कि वन हॉर्न वाला एनिमल, शायद ये लोग यूनिकॉर्न में बिलीव करते थे, वी डोंट नो। थर्ड चीज जिसपे सबसे ज्यादा बात की जाती है वो है प्रोटोशिवा की सील, जिसको आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो एक मैन है योगिक पोस्चर पे, और उनके आसपास में बहुत सारे एनिमल्स हैं और नेचर का सीन डिपिक्ट हुआ है। इन्हें प्रोटोशिवा की सील कहा जाता है। अब ऐसा माना जाता था कि शायद ये हमारे शिव जी हैं, ठीक है, ये हमारे भगवान शिव हैं, बट जब ऋग्वेदा से कंपैरिजन करा गया तो आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि नहीं, ये नहीं है हमारे भगवान शिव, ये शायद जो है कोई शेमन होंगे जिनकी ये पूजा करते होंगे। शेमन मतलब क्या होता है, कोई ऐसे इंसान जिनके पास मैजिकल पावर्स हो जिससे वो हील करते हो किसी को। तो हमें इनके रिलीजन के बारे में तो नहीं पता है, बट हाँ जो भी कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन हम रिलीजियस वाली क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, वो हम इसलिए पढ़े क्योंकि जब भी हड़प्पा की खुदाई में कोई अब पर्टिकुलर अगर ऐसा आर्टिकल आ जाए जिसको देख के हम समझ ना पा रहे हो, तो उनको आर्कोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि शायद वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के होंगे। उसमें मदर गॉडेस का स्टैचू आता है, प्रीस्ट किंग का, प्रोटोशिवा की सील, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। विद दिस ये चैप्टर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। एंड गाइस अगर आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट स्टडी करने हैं जिससे पूरा चैप्टर का एंटायर रिविजन हो जाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को दिखाया था मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक, वहाँ पे मैंने गाइड अपलोड कर दिया, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, समरी, सिर्फ हिस्ट्री के नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैप्टर्स के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स में जाके जो है आगे के चैप्टर पढ़ सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।